दोस्तों ये एक्सेल कोर्स मैंने बिल्कुल बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर आता है तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर एक्सेल को बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाओगे। बट शर्त यह है कि आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल को प्रैक्टिकली सिखाना शुरू करने से पहले मैं आपको एक्सेल के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा कि एक्सेल को यूज करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ ना तो उसके बाद एक्सेल अपने आप मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसे आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से परचेस करना पड़ता है। मैं मान के चलता हूं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और उसके अंदर आपको एक्सेल मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे तो चलिए अब एक्सेल को प्रैक्टिकली सीखना शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब मैं आपको एक्सेल सिखाना शुरू करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेल को आप अपने कंप्यूटर में कैसे शुरू करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो जस्ट आपको अपने कीबोर्ड से जो ये विंडो बटन होता है इसके साथ R को प्रेस करना है। इससे देखिए यहाँ पर इस तरीके से रन ओपन होगा। इसके अंदर आपको टाइप कर देना है एक्सेल टाइप करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। इससे कुछ इस तरीके से आपके कंप्यूटर में भी एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आपको यहाँ पर मिलेगा सर्च, इसमें आपको टाइप करना है एक्सेल और एक्सेल टाइप करने के बाद आपको इसका सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना। कुछ इस तरीके से ही एक्सेल की विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस विंडो में आपको एक्सेल के अंदर पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं। इन टेम्पलेट्स का यूज आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्सेल आना जरूरी है। तो फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एक्सेल सीखना शुरू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। जब आप कोई फाइल्स वगैरह इसमें सेव कर देंगे ना तो रिसेंट के अंदर आपको यहाँ पर वो फाइल्स दिखाई देंगी जो आपने एक्सेल में अभी अभी काम में ली हैं। अगर सेव हुई फाइल को आपने ओपन कराए, किसी और काम में लिया है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो बार बार आपको उस लोकेशन पर जाकर फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी मैंने एकदम फ्रेश स्टार्ट करा इसलिए रिसेंट के अंदर कोई फाइल नहीं दिखाई दे रही है। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करूंगा। अब देखिए मैंने क्या करा है, ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करा है। अभी वर्कबुक और शीट पे मैं आपको आगे चल के डिफरेंस बताऊंगा। तो फिलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सेल का जो इंटरफेस है इसका एक आपको क्विक ओवरव्यू देता हूँ। तो जैसे आप एक्सेल को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिफॉल्ट शीट 1 दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें एक्सेल में काम करने के लिए क्या मिलती है, शीट मिलती है। और इस शीट के अंदर ही हम डेटा सेट बनाकर रखते हैं, यानी डेटा को एंटर करके रखते हैं। तो जो डेटा एंट्री वाला वर्क होता है ना, वो डेटा एंट्री वाला वर्क एक्सेल के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर डेटा को एंटर करने के लिए एक्सेल के अंदर हमें रो एंड कॉलम्स दिए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं ABCD, तो ये सब क्या है, कॉलम्स है। अगर मैं यहाँ पर A पर क्लिक करता हूं तो देखिए A कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अगर मैं B पर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए B कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अभी मैं इसकी थोड़ी साइज बढ़ाता हूं, आपको और अच्छे से दिखाई देगा। दोबारा से देखिए A कॉलम सेलेक्ट करा मैंने, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम। तो इस तरीके से आगे कॉलम्स है। अगर मैं देखना चाहता हूं कि टोटल कितने कॉलम्स है तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाकर जो राइट एरो की होता है ना उसको दबाऊंगा, तो उससे मैं बिल्कुल राइट साइड में चला जाऊंगा। और यहाँ पर देखिए इतने आगे तक कॉलम है, XFD तक। ठीक है, इतने सारे कॉलम्स है एक्सेल के अंदर। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इतने कॉलम्स तक डेटा एंटर करेगा। वैसे कुछ कॉलम्स में ही हम डेटा को एंटर करते हैं, फिर भी काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर डेटा को काफी आगे तक कॉलम्स में एंटर करके रखा जाता है। बाकी इसके अंदर हमें XFD तक कॉलम्स मिलते हैं। अब अगर हमें वापस से शुरू में आना है तो कीबोर्ड से CTRL बटन यानी कंट्रोल बटन दबा के रखना है और उसके साथ राइट एरो की प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो हम वापस फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रो की। ये तो हुए कॉलम, जो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, रोज हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो रोज की बात करते हैं और ऊपर से हम बात करते हैं तो कॉलम्स की बात करते हैं। ऑलराइट, अब अगर आप टोटल नंबर ऑफ रोज देखना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो की दबाना है। इससे आप बिल्कुल लास्ट वाली रो पर पहुंच जाओगे जो कि है 10,48,576। ओके, कई बार MCQ में एक्सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल के सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है। तो लेटेस्ट वर्जन जो कि मैं यूज कर रहा हूँ 365, इसमें यह है। डिपेंड कर सकता है ये वर्जन के ऊपर, कम या ज्यादा हो सकती है। फिलहाल अभी मेरे वाले वर्जन में टोटल नंबर ऑफ रोज ये है। ठीक है, अब अगर मुझे वापस नंबर 1 वाली रो में जाना है तो अगेन मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाकर टॉप एरो की प्रेस करूंगा और ये देखिए मैं कहां पर आ गया हूँ, नंबर 1 वाली रो में आ गया हूँ। ऑलराइट,
अब देखिए यहाँ पर ये जो एक ब्लॉक सेलेक्ट हुआ है ना, इस एक ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। एक्सेल में इस ब्लॉक को हम सेल कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और इसका बहुत यूज है आगे चल के, जब आप फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे ना तो ये बहुत काम में आता है, इसलिए आपको सेल एड्रेस की नॉलेज होना जरूरी है। तो अब ध्यान से समझना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक करा हुआ है, तो इसका अगर मुझे एड्रेस पता करना हो कि इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस देखिए यहाँ कोने में लिखा हुआ है B2। और आप यहाँ पर आंखों से भी देख सकते हैं कि हम ऊपर से किस वाले कॉलम के अंदर हैं, B वाले कॉलम में, और इधर साइड से हम किस रो में हैं, 2 में। तो इसका एड्रेस क्या कहलाएगा, इस सेल का यानी इस बॉक्स का B2। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो क्या है D1, ऊपर से D वाली लाइन में हूँ और इधर से 1 वाली लाइन में हूँ। अगर आप ऐसे नहीं देख रहे तो यहाँ पर भी देखिए कोने में आपको D1 दिखाई देगा। अब अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर देता हूँ, अब सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, अगेन क्वेश्चन ये है। सेलेक्ट ऐसे कर रहा हूँ कि जो माउस का पॉइंटर है मैंने बीच में रखा, बटन दबा के आगे की ओर माउस बढ़ाया और जहां तक मुझे सेलेक्ट करना है, जितना एरिया मुझे सेलेक्ट करना है उतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका एड्रेस बनेगा B1 से लेकर F6 तक, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कहां से करा है, B1 से करा है, और एंड मैंने कहां कर रखा है, ऊपर से देखेंगे F में और नीचे यहाँ पर 6 वाली रो में। तो यहाँ पर एड्रेस क्या बना, B1 से लेकर F6 तक, ठीक है। अगर ऐसे सेलेक्ट करता हूं तो C1 से लेकर C8 तक। तो आपको सेल एड्रेस को निकालना आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई में इसकी आपको काफी जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो आपने क्या क्या समझ लिया, रो, कॉलम, सेल और उसका एड्रेस। तो ये हमने किसके अंदर बात करी है, शीट के अंदर बात करी है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो आपको सबसे ऊपर वाली बार दिखाई दे रही है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार में आपकी वर्कबुक का नाम आता है, जिस नाम से आप एक्सेल की शीट को सेव करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देता नाम। फिलहाल अभी यहाँ पर वर्कबुक 4 आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको सेव नहीं करा है। सेव कर दूंगा तो यहाँ पर उसका नाम आएगा जिस नाम से मैंने इसको सेव करा होगा। बाकी और भी यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं, जैसे सेव करने का, अंडू, रीडू, और ये सब आप आगे चल के सीख जाओगे। और अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा सेव कैसे करते हैं। अंडू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शॉर्टकट है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसे आप वापस ला सकते हैं। रीडू मतलब आप वापस पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स हमें यहाँ ऊपर ही मिल जाते हैं, जो कि टाइटल बार पर दिए गए। ऑटो सेव अगर आपने ऑन कर रखा है तो जो भी आप काम करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। यहाँ पर आपको कॉर्नर में 3 बटन दिए गए जो कि हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का। मिनिमाइज से ये टास्क बार में आ जाता है, आप बैकग्राउंड में कुछ और कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। वापस से मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर रिस्टोर हो गया। इससे हम एक्सेल स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और अगर बैकग्राउंड में कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उसके साथ रखकर कंपेयर कर सकते हैं, या 2 शीट को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं। वैसे कंपेयर करने का एक दूसरा तरीका होता है, बट इससे भी हम कर सकते हैं। अब अगर वापस इस पर क्लिक करते हैं तो रिस्टोर हो जाएगा। इससे हम सीट को क्लोज करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है वो क्लोज से बंद ही होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें एक्सेल के अंदर ये सब टैब दिए गए हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। यानी अगर हम किसी टैब को सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें उससे रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट टैब के ऑप्शन है सारे, ड्रॉ के अंदर के ऑप्शन है, पेज लेआउट के ऑप्शन है, ऐसे हमें टैब के अंदर उसके ऑप्शन दिए गए हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये होम टैब होता है, इसके अंदर आपको एक्सेल में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन है ना, वो सब आपको होम में ही दे दिए गए। मतलब अगर आपने होम टैब को अच्छे से सीख लिया तो आपने लगभग 60% एक्सेल को यूज करना सीख लिया। आप ऑफिस में जो मेन काम होता है, सबसे ज्यादा काम होता है, वो आप करना सीख जाओगे। और अगर आप एक्सेल को एज ए स्टूडेंट सीख रहे हैं तब भी आपके लिए होम जो टैब है ना वो बहुत यूजफुल रहने वाला है। एक्सेल में होने वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है ना वो होम टैब से ही हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि बाकी के टैब में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है ना वो इन्होंने होम टैब में ही डाल दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको होम टैब ही पढ़ाने वाला हूं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस वाली बार की, तो इसे कहते हैं हम फॉर्मूला बार। जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे ना एक्सेल में वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक्चुअल में एक्सेल सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए बना है, और अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए हमें फॉर्मूलाज वगैरह लगाना पड़ता है। तो जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे वो हमें यहाँ भी शो होगा, इसलिए इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइड में आपको 2 स्क्रॉल बार मिलती है, एक यहाँ मिलती है और एक यहाँ पर मिलती है। तो ये वाली जो स्क्रॉल बार है इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आपकी सीट में आपने बहुत आगे तक कॉलम लिए हुए हैं तो आपको ऐसे आगे बढ़ाकर देखना पड़ेगा, जैसा कि मैं बढ़ा रहा हूँ। अभी ज्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरे पास कॉलम ही नहीं है, यानी उसमें डेटा नहीं है। जब डेटा बहुत आगे तक आएगा तो हमें स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। ऐसे अगर हमारी सीट में बहुत नीचे तक डेटा हुआ तो हम यहाँ से जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है ना साइड में, देखिए यहाँ पर ये साइड में मैं जूम भी कर रहा हूँ, इससे सीट को ऊपर नीचे करना पड़ता है। बट आप इस पे क्लिक करके भी
कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या जो सबसे अच्छा तरीका है वो है माउस से स्क्रॉल करना। तो माउस में जो बीच में व्हील होता है उसको अगर हम नीचे की ओर बढ़ाते हैं तो सीट नीचे की ओर स्क्रॉल करती है, और ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो ऊपर की ओर स्क्रॉल करती है। ठीक है, बाकी लेफ्ट टू राइट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को ऐसे सरकाना पड़ता है। अब बात करते हैं हम वर्कबुक और शीट में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम एक एक्सेल शीट को पूरा बना लेते हैं और उसे किसी नाम से सेव कर देते हैं, अभी शुरुआत में मैंने एक नई वर्कबुक ली थी, यानी ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक जो मेन एक्सेल फाइल होती है उसे ही हम वर्कबुक कहते हैं, और एक वर्कबुक में हम काफी सारी शीट ले सकते हैं। यानी अभी हमने एक वर्कबुक को ओपन कर रखा है। अब एक वर्कबुक हो सकती है, जैसे किसी स्कूल के नाम से आपने एक वर्कबुक बना ली, अब उस स्कूल के अंदर अलग अलग स्टूडेंट के क्लास वाइज यहाँ पर शीट हो सकती है। जैसे यहाँ पर क्लास 10 का डाटा है, इसके बाद अगर मैं शीट 2 ले लूँ, शीट 2 लेने के लिए मैंने प्लस बटन पर क्लिक करा, शीट 2 आ गई है यहाँ पर। शीट 2 में मैं यहाँ पर क्लास 11 का डाटा स्टोर करके रख सकता हूँ, और ऐसे अगर मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर दूँ तो शीट 3 आ जाएगी, और शीट 3 में मैं क्लास 12 का डाटा स्टोर करके रख सकता हूँ। इसका मतलब एक मेन वर्कबुक के अंदर हम काफी सारी शीट्स को बना सकते हैं। तो शीट क्या होती है? इंडिविजुअली डेटा को स्टोर करके रखने के लिए होती है, और वर्कबुक वो मेन फाइल होती है जिसमें बहुत सारी शीट होती हैं। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो, कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें डेटा एंटर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बीच में करके दिखाता हूँ आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एंट्री करी हुई है 50, 52, 63। अगर मुझे इनका यहाँ पर टोटल निकालना है, वैसे तो 3 ही नंबर है, आप ऐसे ही यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे, लेकिन मैं बात करूं अगर बहुत सारे नंबर लिखे होते, यानी अगर मैंने रोज वाइज डेटा एंटर करा होता, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर मैंने यहाँ पर रोज वाइज डेटा एंटर करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, और ये डेटा बहुत आगे तक है नीचे, और यहाँ लास्ट में आपको 100 नंबर पर बोला जाए कि जितने भी नंबर आपने इसमें डाल रखे इन सबका आपको टोटल निकालना है, तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर तो आप ऐसे खुद से कैलकुलेट करके लिखने से तो रहे, क्योंकि हम एक्सेल यूज कर रहे हैं। फिर एक्सेल यूज करने का मतलब ही क्या बना, अगर आपने कैलकुलेटर से या खुद से कैलकुलेट करके लिखा तो उस केस में हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ डेटा और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ पर इन सबका टोटल निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं लगाऊंगा इक्वल, इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूंगा सम और टैब बटन दबा दूंगा। कीबोर्ड पर होता है टैब बटन, आप चाहो तो टैब दबाओ, नहीं तो आप ब्रैकेट खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और अगर आप टैब दबा देते हो तो अपने आप सम फॉर्मूला लग जाएगा और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मुझे टोटल कहाँ से लेकर कहाँ तक लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद माउस का बटन दबा के नीचे तक सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, और पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को क्लोज करके अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को दबा दूंगा। इससे देखिए यहाँ पर टोटल आ गया है। इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल लगा सकते हैं। एक तरीका और है टोटल लगाने का, जैसे मैंने यहाँ पर 5, 4 ये सब एंटर करा। देखो मुझे यहाँ पर टोटल लगाना है, कहाँ पे? यहाँ पर इन तीनों नंबर का। तो सबसे पहले मैं इक्वल लगाऊं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूं, फिर मैं प्लस बटन दबाऊंगा। अब मैं सम से नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको प्लस करके दिखा रहा हूं। प्लस बटन दबाता हूं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, प्लस बटन दबाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए इससे भी सम हो जाता है। तो फॉर्मूला कब लगाना है और इस तरीके से कब करना है वो समझिए। फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब कंटिन्यूसली नंबर हो और आपको उनका टोटल लगाना हो, और बीच बीच में से छोड़ छोड़ कर नंबर है, जैसे यहाँ है कुछ नंबर, यहाँ है कुछ नंबर, यहाँ है कुछ नंबर, यहाँ है। अब अगर मुझे यहाँ पर इनमें से कुछ नंबर का ही टोटल चाहिए तो फिर मैं सम से नहीं लगाऊंगा, फिर मैं सेलेक्ट करके लगा लूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करके कब लगाना है? जब बीच बीच में से आपको छोड़कर सम चाहिए हो नंबर्स का, और कंटिन्यूसली आपके पास नंबर है, आपको टोटल लगाना है, तो आप सम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और मैं लगाकर दिखाता हूँ बिना सम वाला। तो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इसको ले लेता हूँ, प्लस करता हूँ, 5 को ले लेता हूँ, बस इन दोनों का टोटल मुझे यहाँ चाहिए। मैंने एंटर करा, देखो यहाँ पर आ गया, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, एक टोटल हमारा यहाँ पर था। सम वाला एक बार और लगाकर दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पर दोबारा से, यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे सम और कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो सेल एड्रेस भी एंटर कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था। यानी जो पहला नंबर है वो किस सेल में है? A1 में है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A1। फिर मुझे लगाना होगा शिफ्ट के साथ कोलोन। शिफ्ट के साथ एक बटन होता है
जिसपे सेमीकोलन और कोलन दोनों होता है, ये एल बटन के पास है। इसके बाद हमें लिखना होगा A6, क्योंकि हमारा जो लास्ट वाला नंबर है ना वो A6 में है, तो यहाँ पर मैंने A6 लिख दिया। तो देखो अपने आप वो रेंज सेलेक्ट हो गई। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो रेंज सेलेक्ट हो चुकी है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। बट जो लिखने से अच्छा तरीका है वो है सेलेक्ट करना, तो आपने वो तो सीख ही लिया। चलिए अब कुछ कैलकुलेशन और देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है 50 में से 5 को माइनस करें तो यह रिजल्ट आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वैसे ही याद है 45 होगा, यहाँ क्यों ना 45 टाइप कर दे, फॉर्मूला क्यों लगाएं। देखो फॉर्मूला लगाने का एक बेनिफिट होता है, समझिए। अगर मैंने यहाँ पर 45 टाइप कर दिया, कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 50 में से 5 माइनस होता तो 45 होता है। बट अगर यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करा जाए, जैसे 50 की जगह अगर मैं 60 कर दूं और 60 में से अगर कोई 10 माइनस करने के लिए बोले, तो यहाँ पर देखो रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद टाइप करके लिखा था। और अगर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया होता ना, तो वैल्यूज चेंज होने पर फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाता है। अब वो डेमो देखो, जैसे देखो अब मैं यहाँ टाइप नहीं करूंगा 50, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा। और एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, सबसे पहले इक्वल लगाना जरूरी है। अगर इक्वल नहीं लगाया तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इक्वल लगा दिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सेल एड्रेस आ गया। इसके बाद माइनस का बटन दबाता हूँ कीबोर्ड से, जो कि डैश का बटन होता है वही माइनस होता है, और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो 60 में से 10 माइनस होने का मतलब क्या हो गया कि B2 में जो भी वैल्यू हो, 60 की बात नहीं हो रही है, अब B2 में जो भी वैल्यू आए उसमें से C2 में जो भी वैल्यू आए वो माइनस हो जाए। ये फॉर्मूला ऐसे बन गया। अब मैं एंटर करूंगा तो ये 50 आ गया। अब बेनिफिट समझना, अब मैं अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज करके 30 कर दूं तो देखो अपने आप वहां पर 30 हो गया। अगर मैं 20 कर दूं तो देखो अपने आप वहां पर 40 हो गया। ये होता है फॉर्मूला लगाने का बेनिफिट। सेम ऐसा ही वर्क सम फॉर्मूले के साथ भी होता है। अगर आपने सम फॉर्मूला लगा रखा है और वैल्यूज चेंज होती है तो फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो जाता है। अगर हम टाइप करके लिखते हैं ना, तो जो वैल्यूज है ना वो अपडेट नहीं होती। तो ये फॉर्मूला लगाने का बेनिफिट होता है। माइनस हमने यहाँ पर करके देखा। यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 4, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 5, और यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे 20 लिख दो यहाँ पर। अगेन मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर टाइप कर दिया तो वैल्यू चेंज होने पर यहाँ पर जो आपने वैल्यू लिखी है वो बदलेगी नहीं, इसलिए टाइप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, एस्टेरिस्क सिंबल बोलते हैं या स्टार बोलते हैं इसको। ये मैंने कीबोर्ड से प्रेस करा, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करा, सेल एड्रेस आ गया। सेल एड्रेस आने से बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज आए उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर शो हो जाए। एंटर करा तो देखो यहाँ पर 20 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 कर देता हूँ, देखो वहाँ 30 हो गया। यहाँ पर 7 कर देता हूँ तो भी देखो वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसलिए फॉर्मूला लगाया जाता है। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, मल्टीप्लिकेशन का। और आगे चल के हम इन सभी फॉर्मूले को एक बड़े लेवल पर यूज करना सीखेंगे, इसलिए ध्यान रखना ये सब अप्लाई होता है कहीं ना कहीं। आपको लग रहा होगा जस्ट मैं इतने से डाटा पर काम करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इसको रियल में यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में हम। अब यहाँ पर अगर हमें डिवाइड करना है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। सेम डिवाइड का सिंबल आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 50 को 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ और यहाँ पर रिजल्ट चाहता हूँ, नॉट ओनली 50, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए उसको उससे डिवाइड हो जाए और यहाँ पर रिजल्ट आ जाए, तो इसलिए मैं फिक्स नहीं कर रहा, फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डिवाइड का ये वाला सिंबल होता है ये लगाता हूँ, फिर यहाँ क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखो 50 को 2 से डिवाइड करा 25 आ गया। लेकिन बेनिफिट समझो, अगर यहाँ पर 100 हो जाए तो देखो वैल्यूज अपने आप चेंज हो जाएगी। अब ये 100 को 2 से डिवाइड हो गया। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं तो देखिए यहाँ पर ये 103 से डिवाइड हो गया और पॉइंट में रिजल्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको होम टैब के कुछ बेसिक ऑप्शन बताता हूँ। वैसे मैं मान के चलता हूँ कि आपको कट कॉपी पेस्ट वगैरह की तो नॉलेज होगी अगर आप कंप्यूटर थोड़ा सा जानते हैं तो, क्योंकि एक्सेल यूज करने वाले डायरेक्ट कभी भी एक्सेल यूज नहीं करते, उनको पहले से कुछ ना कुछ कंप्यूटर में आता है बेसिक, उसमें वो कट कॉपी पेस्ट तो करते ही होंगे। बट नहीं आता तो फटाफट देख लो, जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने एक कॉलम बनाया स्टूडेंट नेम नाम का, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर मुझे यहाँ से इसे कट करके बी में लाना है यानी यहाँ से हटाना है तो सेलेक्ट करूंगा, जस्ट ये सेलेक्ट ही अभी कट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर रखूंगा और पेस्ट कर दूंगा, ये यहाँ से हटके यहाँ आ गया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी सेल में टाइप कर लेते हैं और जो आपने टाइप करा है ना वर्ड्स, वो सेल की लेंथ से बाहर जा रहा है, जैसे स्टूडेंट नेम देखो बाहर जा रहा है, तो आप कॉलम को सेट भी कर सकते हैं। तो कॉलम की आप विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो जो बी वाला कॉलम है उसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो बी और सी के बीच में रखूंगा मैं, जिस भी कॉलम को बढ़ाना है ना उसके बीच में रखो, माउस का बटन दबा के आगे की ओर ले जाओ, इससे आप कितना भी बड़ा कर सकते हो कॉलम, जितना बड़ा आप चाहे उतना बड़ा कर सकते हो कॉलम को, देखो हो रहा है। लेकिन अगर आपको फिट करना हो, जितना टेक्स्ट आपने कॉलम में दिया हुआ है उतना ही फिक्स करना हो, तो दोनों कॉलम के बीच में रखो माउस का पॉइंटर और डबल क्लिक कर दो जल्दी से।
अपने आप फिट हो जाता है। समझ में आ गया? कट ये कर सकते हैं। कॉपी में आप डाटा, सेम डाटा है आपके पास, उसे कॉपी करके कहीं और लेके जाना है, किसी और कॉलम में, किसी और रो में, जस्ट सेलेक्ट करो, कॉपी करो, दूसरी जगह रखो, पेस्ट कर दो, सेम डेटा कॉपी हो जाता है। तो देखिए डेटा को कट कॉपी पेस्ट करने की काफी जरूरत पड़ती है, तो ये सब चीजें तो आपको पहले से भी आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन सभी ऑप्शन को समझाने के लिए मैं एक डेमो डेटा सेट बनाता हूँ और उस पर मैं आपको ये सब अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट मार्कशीट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, इसके बाद स्टूडेंट का नाम, उसके लिए मैं यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ स्टूडेंट नेम। उसके मार्क्स एंटर करने के लिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नेम लूंगा। पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, वीडियो फास्ट कर देता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे कॉलम्स के लिए हेडिंग बना दिए हैं। मैं एक्चुअल में एक स्टूडेंट की मार्कशीट बना रहा हूँ। मान लीजिए कोई स्कूल रन करता है, उसमें उसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, तो वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना सकता है एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टूडेंट नेम कट रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी सेट कर लेते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया। अब देखो मुझे जितने रिकॉर्ड एंटर करने ना, उतना मैं यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर सकता हूँ। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं इतना ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। यह काम करता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा, सेलेक्ट कैसे करा ध्यान से समझना। पहले सीरियल नंबर पे रखा, अब माउस का पॉइंटर मैं यहाँ पर बीच में ले जाकर पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे मैं यहाँ पर 11 तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट कर लिया, अब ये सेलेक्ट है। फिर मैं यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जाऊंगा, ये बॉर्डर अप्लाई करने के ऑप्शन है। अभी फिलहाल के लिए मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर रहा हूँ, तो सारे में बॉर्डर लग जाएगी। अब यहाँ पर देखो जैसा नाम लिखा हुआ है ना, वैसे बॉर्डर अप्लाई होगी। अगर यहाँ पर मैं बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करूँ तो ओनली नीचे नीचे बॉर्डर आएगी। यहाँ पर टॉप बॉर्डर पर क्लिक करूँ तो ऊपर ऊपर बॉर्डर आएगी केवल। लेफ्ट में क्लिक करूँ तो ओनली लेफ्ट में आएगी। तो जैसा लिखा हुआ है ना वैसे अप्लाई हो जाएगी। सबसे ज्यादा यूज करते हैं या तो आउटसाइड बॉर्डर का, या थोड़ी सी थिक बॉर्डर आ जाती है, या फिर ऑल बॉर्डर का। तो मैं तो ऑल बॉर्डर यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, आप और अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करा मैंने, तो देखो बॉर्डर अप्लाई हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये हेडिंग्स लिखी हुई है ना, इन्हें मुझे सेंटर में करना है। तो मैंने इसे सेलेक्ट करा, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक माउस का बटन दबा के फर्स्ट सेल पर क्लिक करना, माउस का पॉइंटर बीच में रखना, ऐसे प्लस आएगा, बटन दबा के आगे की ओर खींचना, सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ बिगनर्स के लिए बनाया है। जिसको थोड़ा भी एक्सेल आता है हो सकता है उसे बोर फील हो, बट मैं तो बिगनर मान के आपको सिखा रहा हूँ। सेलेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे, हम इसे सेंटर में करना चाहेंगे। देखो यहाँ पर जगह दिखाई दे रही है, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे इसे सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पर ये अलाइनमेंट होते 3, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अभी बाय डिफॉल्ट सब लेफ्ट में, तो इसे तो सेट करने की जरूरत ही नहीं है, सब लेफ्ट में ही है। लेकिन अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं बीच वाले पर क्लिक करूंगा तो देखो सेंटर में आ गया, और राइट पे क्लिक करता हूं तो देखो राइट में आ गया। मुझे राइट में चाहिए ही नहीं, मुझे तो सेंटर में चाहिए। मैंने सेंटर पे क्लिक करा, सेंटर हो गया। अब मुझे साथ ही इसे थोड़ा सा अलग दिखाना है, डेटा अलग दिखाई दे और हेडिंग्स अलग दिखाई दे, तो उसके लिए इसे मुझे बोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल्ड से मैं इसे घेरा कर देता हूँ। अब इटैलिक से क्या होता है, लगे हाथ बता देता हूँ, तिरछा हो जाता है साहब, और कुछ नहीं होता, तिरछा होता है। और अंडरलाइन से अंडरलाइन आती है। अगर आपने MS वर्ड वगैरह सीखा हुआ है तो यहाँ पर अंडरलाइन ऑप्शन से हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ पूरे डेटा को और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अंडरलाइन हट गई है, बोल्ड रहने देता हूँ। अब देखो मैं इस वाली पूरी रो के अंदर जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, बैकग्राउंड में कलर लेकर आऊंगा ताकि ये थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे डेटा से। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है बैकग्राउंड में कलर लाने के लिए, कोने पर क्लिक करते हैं। जो कलर अच्छा लगे आपको आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, बट कोशिश करना लाइट कलर फिल करने की। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया है। एक काम करते हैं, थोड़ा और लाइट फिल करते हैं हम यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेटा एंटर करेंगे और उसके हिसाब से ही हम आगे काम करेंगे। और ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर आपको काफी तरह के फॉन्ट मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से ये वाला रख लेता हूँ। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी अलाइनमेंट है, इसके लिए मैं रो की थोड़ी साइज बढ़ा रहा हूँ। देखो रो की साइज कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपको जिस भी रो की साइज बढ़ानी है उन दोनों रो के बीच में आपको माउस का पॉइंटर रखना है। अभी देखो प्लस बन गया है, अब मैं नीचे की तरफ दबा के खींच रहा हूँ, इसलिए मैंने रो की साइज बढ़ाई ताकि मैं आपको ये वाले अलाइनमेंट बता पाऊं। अभी देखिए ये वाला सेलेक्ट है बॉटम अलाइन, यानी सारा टेक्स्ट सेल के नीचे आ रहा है। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो ये बीच वाले पर क्लिक कर दो, तो ये टॉप टू बॉटम में अलाइनमेंट करता है, यानी अब सेंटर में आ गया। अगर टॉप में चाहिए तो टॉप पे क्लिक कर दो, तो सेंटर में कर देते हैं। ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन का, और इससे हम टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। बट इसके लिए अगेन मैं थोड़ी साइज बढ़ाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कोई भी एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप टेस्ट कर लेना। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ इस तरीके का हो गया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो।
कंट्रोल जेड दबाकर मैं पीछे कर देता हूँ यानी अंडू कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये मेरी डिफॉल्ट पोजीशन थी तो मैं उस पर ले आया। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैप का। जैसे देखो मैंने कॉलम की साइज यहाँ पर छोटी करी है। आप अगर इस कॉलम का यानी इस सेल का जो टेक्स्ट है वो कट रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, टेक्स्ट रैप पर क्लिक करने से एक ही सेल में फिट कर सकते हैं। देखो मैंने एक सेल में फिट करा और रो की साइज बढ़ा दी। अगर मैंने इसको हटाया तो देखो ये वापस से सेट नहीं हो पाएगा। तो या तो फिर आपको कॉलम की साइज बढ़ानी पड़ेगी, या फिर आप एक ही सेल में सेट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को रैप कर दो तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, बट आपको रो की साइज बढ़ानी पड़ेगी। फिर तो कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि एक सेल में काफी बड़ा टेक्स्ट लिखा होता है तो आप उसे रैप टेक्स्ट से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस डिफॉल्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड दबाकर, कीबोर्ड शॉर्टकट है अंडू का। तो यहाँ पर अभी तक हम कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन सीख चुके हैं। इससे हम शीट तैयार कर सकते हैं, मतलब डेटा सेट तैयार कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के फॉर्मेट बनाना पड़ता है जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं स्टूडेंट की मार्कशीट बनाना। अब मैं इसके अंदर थोड़ा डेटा एंटर करूंगा, फिर मैं आपको आगे के ऑप्शन बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। इसका यूज करके दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर ऊपर एक रो लेकर आनी है। मतलब अगर आप बीच में एंट्री कर चुके हैं और आपको कहीं भी रो इंसर्ट करनी हो, जैसे मुझे 1 से ऊपर एक नई ब्लैंक रो चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले 1 नंबर पर क्लिक करके पूरी रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और नहीं भी करूँ तो मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ। अब मैं जाऊंगा देखो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट में मुझे क्या चाहिए, रो। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करूंगा तो इससे देखो ऊपर एक नई ब्लैंक रो आ गई। ठीक इसी प्रकार अगर आप कोई कॉलम बनाना भूल गए और आपको बीच में कहीं भी कॉलम चाहिए तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, कॉलम को सेलेक्ट कर लो, या तो इंसर्ट में जाओ और इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक कर दो तो देखो एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार आप इंसर्ट शीट पर क्लिक करके शीट भी लेकर आ सकते हो, जो कि आप यहाँ नीचे प्लस पर क्लिक करके भी लेकर आ सकते हो। डिफॉल्ट आपको एक ही सीट मिलती है, फिर आप प्लस पर क्लिक करके ला सकते हो और कई सीट्स एक वर्कबुक के अंदर, या फिर आप इंसर्ट शीट पर क्लिक करके ला सकते हो। फिलहाल मैंने एक वर्कबुक के अंदर 3 सीट ऐड कर रखी है। ठीक है, अभी मुझे फिलहाल इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, तो या तो मैं कंट्रोल जेड से वापस बैक कर देता हूँ, या फिर मैं डिलीट भी कर सकता था, बट फिलहाल अभी कंट्रोल जेड यूज कर लिया। अब यहाँ पर जो मैंने नई ब्लैंक रो इंसर्ट करी है वो इसलिए करी है कि मुझे ऊपर लिखना है स्टूडेंट मार्कशीट। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा और एक ही सेल बनाऊंगा पूरी, मतलब इस पूरे एरिया को मैं मर्ज कर लूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा। अब देखो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि पूरा एरिया एक बन गया, मतलब मर्ज हो गया। अगर मैं मर्ज नहीं करता और अगर मैं स्टूडेंट मार्कशीट लिखता हूँ तो वो इस सेल में आएगा, या फिर अगर मैं बीच में भी लिखता हूँ तो इसमें फिट रहेगा, वो बाहर जाएगा। और अगर मैं कॉलम की साइज को बढ़ाता हूँ यानी विड्थ बढ़ाता हूँ तो फिर ये मैथ्स वाले कॉलम की साइज भी बढ़ेगी। तो उससे अच्छा कि मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लूँ और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर लूँ और एक ही कर लूँ। तो कुल मिलाकर इस ऑप्शन से आप सेल्स को, रो को, कॉलम को मर्ज कर सकते हो। जैसे देखो मुझे यहाँ पर मर्ज करना हो इन सारी सेल्स को, तो मैंने सेलेक्ट करा, इधर देखिएगा, और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा तो देखो एक ही बन गया। तो इसकी जरूरत पड़ती है। फिलहाल यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट मार्कशीट। अब इसकी भी थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं यहाँ से, और इसे बोल्ड कर देते हैं, और बैकग्राउंड में कोई कलर लगा देते हैं लाइट सा। परफेक्ट, इस तरीके से हम एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। आप देखिए मैं इसके अंदर डेटा एंट्री करूंगा। अब सीरियल नंबर में मुझे सीरियल नंबर कंटिन्यूसली लेकर आना है। अगर आप टाइप करोगे जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर 1 टाइप करा, 2 करा, 3 करा, तो इसमें काफी टाइम लगेगा। वैसे तो यहाँ पर मैंने 12 तक की एंट्री के लिए बना रखा है फॉर्मेट। मान लो ये फॉर्मेट बहुत बड़ा होता, नीचे तक मुझे एंट्री करनी होती, तो मैं ऐसे कब तक टाइप करता 1 2 3। तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप पहले 1 और 2 दो तो लिख लो, कम से कम 2 लिख लो, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ध्यान से समझना, सेलेक्ट कैसे होता है, बीच में से सेलेक्ट तो हो गया। अब इस कोने पर लेकर जाना है अपना माउस का पॉइंटर, जहाँ छोटा सा डॉट है, इस पर क्लिक करके बटन दबा के रखना माउस को और नीचे की ओर खींच देना। इससे सीक्वेंस में सीरियल नंबर आगे की आ जाते हैं। एक तरीका तो यह है, और वैसे सीरियल नंबर लाने के काफी सारे तरीके होते हैं, और वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम एंटर कर दिए। अब मैं यहाँ पर मार्क्स एंटर कर देता हूँ, जैसे हिंदी के मार्क्स में एंटर कर देता हूँ। टैब बटन दबाना होता है कीबोर्ड से जब आपको आगे की सेल में जाना है या कॉलम में जाना है, तो कीबोर्ड पे टैब बटन होता है, उसको दबाने की प्रैक्टिस करें, या फिर आप एरो की से भी आगे पीछे हो सकते हैं। बहुत से शुरुआती स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे माउस से क्लिक करते हैं बार बार, इससे काफी सारा टाइम लगता है आगे बढ़ने में। इससे अच्छा कि कीबोर्ड पे टैब बटन होता है क्यू बटन के पास, या फिर एरो की होती है टॉप डाउन लेफ्ट राइट, उनसे भी हम आगे पीछे हो सकते हैं। फिलहाल मैं इंग्लिश के अंदर हूँ और यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं मैथ्स के मार्क्स एंटर कर देता हूँ, साइंस के कर देता हूँ, सोशल साइंस के कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमें लगाना है टोटल। तो यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके नहीं लगाएंगे, हम हमारा फंक्शन यूज करेंगे, जो हमने सम का फॉर्मूला यूज करना सीखा था, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर टोटल लगाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे सम और कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे, या फिर हम ऐसे
खुद से ही ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए टोटल कहाँ से कहाँ तक लगाना है, टोटल यहाँ से लगाना है, यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करा तो देखो यहाँ पर टोटल आ गया। अब देखो बेनिफिट समझो, फॉर्मूला एक बार लगाया जाता है और उसे सबके लिए अप्लाई कर दिया जाता है। अब आगे के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, बट अगर आप स्टूडेंट है और आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हर बार फॉर्मूला टाइप करें थोड़े दिन, जब तक कि आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए। यानी आपको फिर से यहाँ पर वैल्यूज एंटर करनी है और फिर से सम का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो गई है, आप समझ चुके हैं कि सम का फॉर्मूला कैसे लगता है, तो फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर कोने पर जाना है जहाँ आपने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया था। वापस फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, एक बार लगा लो, फर्स्ट फॉर्मूले पे जाओ जहाँ लगा हुआ है और कोने पर ये जो डॉट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके नीचे की ओर खींच लो, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई हो गया। अब बेनिफिट समझो, केवल मैं यहाँ पर नंबर एंटर करूंगा, अपने आप टोटल लगता जाएगा। फॉर्मूला लगाने का यही तो बेनिफिट होता है। देखो मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ, अपने आप फॉर्मूला लगता जा रहा है और टोटल होता जा रहा है। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं यहाँ पर नंबर एंटर करता जाता हूँ तो देखो सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो ये होता है फॉर्मूला लगाने का बेनिफिट। तो मैं बाकी के नंबर भी एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाकी के नंबर भी एंटर कर दिए। अब देखिए अलाइनमेंट थोड़ा अलग आ रहा है, ऊपर वाले का अलग है, नीचे वाले का अलग है। तो एक काम करते हैं, पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं एक साथ और सेंटर पर क्लिक करते हैं, एक साथ सेंटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पर लगाना सीख लिया। अब परसेंटेज की बारी आती है। परसेंटेज कैसे लगाते हैं? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सबसे पहले इक्वल लगाना है, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि टोटल पे तो परसेंटेज निकलता है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब डिवाइड का साइन, कितने सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से मैं मान लेता हूँ 500 क्योंकि 5 सब्जेक्ट है मेरे पास। 100 का पेपर के हिसाब से मैं मान रहा हूँ, आप क्राइटेरिया अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर 500 हो गया इंटू 100। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। मैंने टाइप करा और एंटर कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। एक बार और लगा कर दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इक्वल लगाओ। अब जिस भी सेल में आपका टोटल है ना, जरूर नहीं है आपका एच में हो। अगर आपके एक सब्जेक्ट और ज्यादा होता तो टोटल भी आपका आगे होता, और टोटल आगे होता तो फिर परसेंटेज भी आगे होती। तो जिस भी सेल में आपका टोटल है ना, बस वहां पर क्लिक कर दो। क्लिक करते सेल एड्रेस आ जाएगा। आप डिवाइड कर दो, जितने आपने सब्जेक्ट लिए उसके हिसाब से आप नंबर मान लो और उतने से डिवाइड कर दो। मैं 500 मान रहा हूँ इंटू 100। ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन इसके सामने परसेंटेज का साइन नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हो कि परसेंट का साइन भी आए तो फिर फॉर्मूला दूसरी तरीके से लगाना पड़ेगा, या फिर हमें इसका फॉर्मेट में जाके परसेंटेज का साइन ऐड करना पड़ेगा। वो एक लंबा प्रोसेस है। फिलहाल आप ये सीख लो कि कैसे आप फॉर्मूला आगे अप्लाई करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बार बार टाइप करना, आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप ऐसे नीचे की ओर खींच लो, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। या फिर हम एक तरीके से और सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ रखो, इस कोने पे जाओ, खींचना नहीं है आपको तो फिर एक दूसरा काम करो, डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करते ही सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। जस्ट डबल क्लिक करना है आपको, या तो खींचना है या डबल क्लिक करना है। ठीक है, इनके सामने परसेंटेज का साइन आएगा, वो एक दूसरा तरीका है। अभी थोड़ी देर में मैं नंबर फॉर्मेट समझाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, तब आप यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी ला पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अगला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं वो है रैंक का फॉर्मूला। बट कोई रैंक का स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता। एक्चुअल में हम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे और उस फॉर्मूले को हम कई तरीके के कामों को करने के लिए कर सकते हैं। मतलब हम लॉजिकल कंडीशन के आधार पर रैंक या तो डिवीजन या ग्रेड या फिर पास फेल प्रिंट करवा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि रैंक ही करें। जैसे देखो मैं ग्रेड प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, रैंक रहने देता हूँ, ग्रेड कराता हूँ। ज्यादातर ग्रेड की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर मैं रैंक हटाकर ग्रेड लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ग्रेड लगाने के लिए फॉर्मूला कोई ग्रेड का नहीं है, हम लगाएंगे यहाँ पर इफ का लॉजिकल फॉर्मूला। सबसे पहले इक्वल टाइप करना है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। इसके अंदर मुझे कंडीशन देनी होती है और उस कंडीशन के बेस पे फॉर्मूला काम करता है। अब ये जो कंडीशन मैं दे रहा हूँ ना, आप अपने हिसाब से इसको बदल सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया है तो। कंडीशन क्या बना रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको समझना है कि ग्रेड किसके बेस पे बनती है, परसेंटेज के बेस पे। तो परसेंटेज हमारी किस सेल में, यहाँ पर है, यहाँ क्लिक कर देते हैं तो यहाँ I3 आ गया। अब आपके केस में I3 हो सकता है नहीं भी आए। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट कम लिया तो ये फिर H3 होता। ये आपकी वाली शीट के हिसाब से आएगा, फिक्स नहीं है। अगर सेम बनाओगे तो I3 आएगा, सब्जेक्ट कम ज्यादा लिए तो बदल जाएगा, ध्यान रखना, रटना मत। तो यहाँ पर मैंने I3 ले लिया। अब ग्रेटर देन लगाऊंगा कि I3 की वैल्यू यदि ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 80 के, मैं 80 से मान के चल रहा हूँ, आप 90 से कर लेना, 80 के इक्वल हो या ग्रेटर देन हो। फिर एक कोमा पहले आप नीचे लगाओगे ऐसे, फिर डबल कोट में मैंने प्रिंट कर दिया ए ग्रेड। ए प्लस बी होती पर मैं ए बी सी और उसके बाद एफ प्रिंट कर रहा हूँ। आप चाहो तो ए प्लस फिर ए फिर बी प्लस फिर बी सी, इस तरीके से करवा सकते हो क्राइटेरिया को कम ज्यादा करके। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अगर परसेंटेज 80 से ज्यादा हुई या 80 के बराबर हुई तो क्या प्रिंट कर देगा, ए ग्रेड। ओके, मैं इतना ही कर रहा हूँ। लेकिन मान लो 80 नहीं हुई, उससे कम हुई तो फिर क्या करे हमारा फॉर्मूला, तो उसके लिए भी हमें तैयार करना पड़ेगा।
तो फिर से लिखना पड़ेगा क्या, इफ, अगर ऐसा ना हो तो फिर कैसा, वो बता रहे हैं इसको हम। तो ऐसा कि यदि, इफ लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करो और यहाँ पर इसको बताओ, पहले यहाँ पर एक कोमा और आएगा, ठीक है, बाहर इफ के यहाँ पर, ठीक है, मैंने लगा दिया क्लिक करके, भूल गया था मैं। फिर दूसरा इफ स्टार्ट करा और इसमें मैंने बोला कि अगर i3 की वैल्यू, अब की बार मैं टाइप कर रहा हूँ, अगर i3 की वैल्यू 80 से ज्यादा नहीं है तो फिर क्या हो। फिर मैंने इसको एक नया क्राइटेरिया दे दिया, मैं 60 से देता हूँ इस बार। 60 से ज्यादा हो या 60 के बराबर हो तो एक कोमा नीचे लगाकर मैंने डबल कोट में प्रिंट कर दिया बी, ठीक है। 80 से ज्यादा हुआ या 80 हुआ तो ए, 60 से ज्यादा हुआ या 60 हुआ तो बी, यानी 80 से लेकर 60 के बीच में जो भी होगी परसेंटेज उसके हिसाब से बी प्रिंट होगा, और 80 से ऊपर और 80 के लिए ए प्रिंट होगा। ये कह रहा है फॉर्मूला, बस समझना ध्यान से। डबल कोट बंद कर देता हूँ, फिर कोमा लगाता हूँ नीचे, अब फिर से स्टार्ट करूंगा इफ, क्योंकि 60 से भी कम परसेंटेज हुई तो फिर हमारा फॉर्मूला उसके लिए भी तो रेडी होना चाहिए। तो इस बार मैं लिख रहा हूँ i3 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो और इक्वल हो, डायरेक्ट मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 33 दे देता हूँ, तो प्रिंट करेगा हमारा सी ग्रेड, ठीक है फॉर्मूला। और मान लो किसी की जो परसेंटेज है वो 33 से भी कम हो तो क्या करे हमारा फॉर्मूला। अब मैं चेक नहीं करा रहा कंडीशन, अब लास्ट है, अगर तीनों मैच नहीं करे तो कोमा लगाकर डबल कोट में मैं लिख देता हूँ फेल, यानी एफ प्रिंट कर दे, ठीक है। 3 ब्रैकेट स्टार्ट हुए हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3, तो 3 बंद भी होंगे, 1 2 3, 3 बंद कर दिए। फॉर्मूला ये है, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, और मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो बी ग्रेड आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है ना, तो फॉर्मूला बार में पूरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला आपको बाद में देखना हो तो यहाँ क्लिक करके यहाँ देख लो, यहाँ तो अप्लाई हो चुका है, यहाँ दिखेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर क्लिक करा, तो बी ग्रेड इसलिए आ रही है क्योंकि कंडीशन ही हमने दे रखी कि 60 से लेकर 80 के बीच में क्या प्रिंट होए, बी प्रिंट होए, बी हो तो रही है। आगे अप्लाई करके देखता हूँ क्या क्या प्रिंट होती है, ठीक है। तो यहाँ डबल क्लिक कर दूं, बट आप क्या करेंगे, बार बार फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर जाके, फिर से इक्वल, फिर से इफ, पूरा टाइप करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर खींच भी सकता था। बट देखो किसी की भी ए ग्रेड प्रिंट नहीं हो रही। एक कब प्रिंट होगी, जब 80 से ज़्यादा परसेंटेज होगी। तो किसी भी बच्चे की 80 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं है अगर आप देखोगे तो एक काम करता हूँ, मैं किसी के मार्क्स को थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो मार्क्स बढ़ाया तो टोटल बढ़ा, टोटल बढ़ा तो परसेंटेज बढ़ी, और परसेंटेज बढ़ी तो ग्रेड बढ़ गई, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आ गई वो। 80 से ग्रेटर देन हो, जो कि 86 है, इसलिए इसने ए ग्रेड प्रिंट कर दी, ठीक है। इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है इस इफ फॉर्मूले को आप ग्रेड के लिए यूज़ करो, आप इससे डिवीज़न भी प्रिंट कर सकते रहे। जैसे मान के चलो कि 60 से एबव हो तो फर्स्ट डिवीज़न, 50 से या 45, आई थिंक 45 से एबव हो, जो भी क्राइटेरिया होता है सेकंड डिवीज़न का, वो आप यहाँ लिख दो। उससे ज़्यादा परसेंटेज हो तो सेकंड डिवीज़न, और 33 से ज़्यादा हो तो थर्ड डिवीज़न, और इससे कम किसी की परसेंटेज हो तो वो फेल हो जाए। सेम आप रैंक के हिसाब से बना सकते हो। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, कंडीशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फॉर्मूला यही है। जैसे देखो मुझे पास और फेल के लिए बनाना है, मैं आपको यहाँ पर स्टेटस बना के दिखाता हूँ एक नए कॉलम में, यहाँ साइड में लगा देता हूँ। कॉलम मान लेना आप यहाँ पर है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा बाद में लगाकर, आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ इक्वल लगाया और इफ टाइप करा। अब देखो परसेंटेज अगर किसी की ज़्यादा हो, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ज़्यादा हो या इक्वल हो 33 से, मैं डायरेक्ट ये दे रहा हूँ 33 से, तो कोमा लगाकर मैं डबल कोट में प्रिंट कर देता हूँ ओनली पास, ठीक है। और अगर इससे कम हो तो क्या प्रिंट कर देगा, ये फेल, डबल कोट में मैं फेल प्रिंट कर देता हूँ। सिंपल से मैंने देखो इसको यूज़ करा, आप ध्यान से देखेंगे i3 में जो भी परसेंटेज जाए, अगर वो 33 है या उससे ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर लिया, स्टेटस नाम का एक कॉलम बनाकर। मैंने बनाया नहीं है वो बात अलग है, पास आएगा भी सबके लिए, फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई कर देते हैं। किसी एक बच्चे को फेल करके देखते हैं, इसको करते हैं, ठीक है, मार्क्स कम करते हैं इसके। जैसे मार्क्स कम करेंगे तो टोटल भी कम आएगा। ओके, मैंने नीचे की ओर कर दिया, Ctrl+Z करता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। चलो इसको करते हैं विकास यादव को, यहाँ पर इसके 10 कर देते हैं हिंदी में, और 20, फिर से 10, 20, 10। देखो पहले ही फेल हो गया वो, क्योंकि परसेंटेज कम हुई, टोटल कम हुआ तो, और यहाँ पर स्टेटस में फेल आ गया। तो इफ़ को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है। फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको डाटा एंट्री करके दिखाई है, मतलब स्टूडेंट की एक मार्कशीट बना के दिखाई है। अब आप इन फॉर्मूलाज को किसी भी काम को करने के लिए कर सकते हैं, जरूर नहीं टोटल स्टूडेंट की मार्कशीट पे ही लगेगा। एक्सेल काफ़ी सारे कामों को करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, उसमें टोटल की भी जरूरत पड़ सकती है, परसेंटेज भी निकाली जा सकती है, और इफ़ को अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आपको इफ़ को यूज़ करना सीखना है, ना कि ग्रेड, रैंक और डिवीज़न वगैरह निकालना सीखना है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा और एक्सेल में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप इन सब चीज़ों को और अच्छे से सीखते जाएंगे।
अब मैं आपको एक नया फॉर्मेट बनाकर दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो नंबर फॉर्मेटिंग है ना, इसे समझाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर जो ये नंबर सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ पर ऊपर एक विंडो है, इस पर क्लिक करते हैं तो जो डेटा आप एक्सेल में एंटर कर रहे हो ना, उसका अलग अलग आप फॉर्मेट तय कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी डेटा एक्सेल के अंदर एंटर कर रहे हो तो उसका जो फॉर्मेट होता है ना, वो जर्नल होता है। मतलब ये सब डेटा जो भी एंटर है ना, जर्नल फॉर्मेट में, और जर्नल फॉर्मेट लगभग सब सपोर्ट करता है। बट फिर भी कई बार हमें कुछ स्पेशल नंबर फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं ना, उसको कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ करना पड़ता है, तो हम जर्नल की जगह कुछ स्पेशल नंबर फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो कब कौन सा करते हैं वो समझना है आपको, ठीक है। डिफ़ॉल्ट तो ये है ही। जैसे मान लो यहाँ पर हमने नंबर्स एंटर कर रखे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो नंबर्स है ना, ये जर्नल की जगह नंबर में बदल जाए। तो हम जब नंबर पर क्लिक करेंगे ना, तो देखो पॉइंट लगकर 00 लग जाएगा आगे। इससे ये प्रूफ होगा कि यहाँ पर ये नंबर्स हैं, ठीक है। इसको देखते ही पता लग जाएगा नंबर से। फिलहाल इतना ही समझ लो आप कि इसे हमने भी नंबर में बदल लिया। अगर हम Ctrl Z करते हैं तो वैसे यहाँ पर टोटल और परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी नंबर है। पर एक्चुअल में अगर आपको प्रॉपर डेसिमल वैल्यूज़ के साथ शो करना है तो फिर आप यहाँ पर जर्नल में जाकर नंबर पर क्लिक करेंगे। अब ये डेसिमल वैल्यू यानी पॉइंट के साथ शो कर रहा है। फिलहाल मैंने Ctrl Z से यहाँ पर अंडू कर दिया है। जर्नल तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता ही है। इसके बाद एक करेंसी। अब यहाँ पर मेरी इस वाली शीट के अंदर कोई करेंसी से रिलेटेड अमाउंट नहीं है। अब मान लो कि मैं कोई ऐसी शीट बना रहा हूँ, जैसे बैलेंस शीट हो गई, सैलरी शीट हो गई, स्टूडेंट की फीस की शीट हो गई। उसमें ऐसा कॉलम है जिसके अंदर मैं अमाउंट या फीस की एंट्री करूँगा, मनी की एंट्री करूँगा। तो उस पूरे कॉलम के लिए मैं यहाँ से करेंसी एज ए फॉर्मेट सेट कर सकता हूँ। उससे होगा क्या, वो ध्यान से समझिए। एक नई शीट पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर मैं सैलरी नाम का कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अभी जर्नल सेलेक्ट है, ध्यान से देखो। अब मैंने यहाँ पर लिखा 5000, बट ये 5000 सिर्फ नंबर में दिख रहा है। मतलब ये सैलरी है या अमाउंट है पता ही नहीं लग रहा। मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स और एंटर करता हूँ, ठीक है। बट मुझे इसे अमाउंट के रूप में शो करना है, जो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसे बोल्ड करके इसे सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। और इसको कुछ ऐसा कर देते हैं। बट जो ये डेटा मैंने एंटर करा है ना, इसे मुझे अमाउंट के रूप में शो करना है। तो देखो इसे सेलेक्ट करूंगा मैं और यहाँ पर क्लिक करके करेंसी कर दूंगा। तो इसके सामने देखो रुपीज़ का सिंबल आ गया। आपके केस में डॉलर का साइन आएगा अगर आपने सेटिंग नहीं कर रखी है तो ये रुपीज़ का सिंबल आप ला सकते हो। इसे मैं आगे चल के बता दूंगा अगर आपके केस में डॉलर का साइन आ रहा है तो, ठीक है। फिलहाल अभी जानते हैं हम कि अगर हम कोई भी वैल्यू ऐसी एंटर कर रहे हैं जो अमाउंट से रिलेटेड है, तो उसका हम यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट चेंज करेंगे और यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करेंगे। जैसे स्टूडेंट की फ़ीस की एंट्री कर रही है, मान लो अपन ने फ़ी एंट्री है, तो ये 200, ये 300 कुछ ऐसा लिखा हुआ है मान लो, ठीक है। बट ये हमें चाहिए ये पैसे हों, तो इसके आगे सिंबल आना चाहिए। तो करेंसी यहाँ से सेलेक्ट करते अब पता लग रहा है 200 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, ठीक है। तो करेंसी वाला समझ में आ गया आपको। इसके बाद अकाउंटिंग, ये भी सेम काम करता है। अगर आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो करेंसी की जगह। मतलब कैलकुलेशन करनी है अमाउंट की, तो ये भी इस तरीके का सिंबल अप्लाई कर देगा। इसके बाद है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। अगर आपने कोई ऐसा कॉलम ले रखा है जिसके अंदर डेट की एंट्री है, जैसे मैं लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, DOB लिख देता हूँ, कुछ एक डेट एंटर कर देता हूँ। अब डेट के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है क्या, आप यहाँ से शॉर्ट डेट ले सकते हो। ये शॉर्ट डेट ही है, बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट डेट है। आप चाहो तो लॉन्ग डेट ले सकते हो। लॉन्ग डेट देते ही यहाँ पर जो मंथ था ना, उसका पूरा नाम लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट। डेट की एंट्री होती है अपने आप, यहाँ पर जो फॉर्मेट टाइप है ना वो डेट हो जाएगा, बस इतना। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, परचेज डेट, सेल डेट, तो इस तरीके के जो कॉलम होते हैं ना, उनके लिए हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करते हैं। डेट में भी हमारे पास 2 चॉइस है, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। इसके बाद देखिए यहाँ पर यह है परसेंटेज, ये बहुत काम का है, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज लिखता हूँ और इसके नीचे में परसेंटेज सिंबल के साथ शो करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ 50%, इसके आगे परसेंट का साइन भी आए, और अगर मैं यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखो ये 50% से बदल के 5000% हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 50% शो करने के लिए मुझे टाइप करना पड़ेगा 0.5, और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा कब, जब मैं यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा। तो अपने आप यहाँ पर देखो 50% आ गया।
इसका मतलब अगर आपको परसेंट में वैल्यू शो करनी है तो आपको उसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। अगर पॉइंट में लिखोगे तो परसेंट में शो होगा। जैसे 10% करना है तो क्या लिखूं, 0.1। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा ना तब होगा। तो देखो 10% हो गया। तो इस तरीके से फिर लिखना पड़ता है हमें अगर परसेंटेज का साइन लगाना है तो। अब चलो इसका मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। शीट 1 में जाता हूँ और यहाँ पर जो हमने परसेंटेज निकाली थी ना, इन सबके सामने परसेंटेज का सिंबल लेकर आता हूँ। बट मेरी बात को आप यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आप परसेंटेज का फॉर्मूला इस तरीके से लगा रहे हैं जो एक्चुअल तरीका है, तो फिर परसेंटेज का साइन डायरेक्ट तो नहीं आएगा। यहाँ से सेलेक्ट करने से तो नहीं आएगा। यहाँ से देखो सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखना अभी 100 से मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज कितनी खतरनाक हो जाएगी, बहुत बड़ी परसेंटेज हो गई देखो, जो कि गलत है। ठीक है, तो क्या करें, तो तरीका ध्यान से समझना, परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे। ऐसे कब निकालना है आपको, यहाँ पर जो फॉर्मूला बता रखा है मैंने, जब आपको परसेंटेज का साइन शो नहीं करना है। अब शो करना है हमें तो। अब देखो यहाँ पर हम परसेंटेज के सिंबल के साथ परसेंटेज निकालेंगे तो उसका तरीका दूसरा है। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो वैल्यू है हमारी, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 500 से। 500 से डिवाइड करते पॉइंट में वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखो आ गई। और यही सेम काम मैं सबके लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो सबकी पॉइंट में वैल्यू आ गई। एक्चुअल में डिवाइड हो गया ये। अब मुझे परसेंटेज के साथ शो करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर परसेंटेज वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा तो अपने आप देखो परसेंटेज सिंबल के साथ आ रहा है परसेंटेज। बट ऐसे कब निकालनी है, जब आपको सिंबल शो करना हो, नहीं तो वो तरीका तो है ही। तो यहाँ पर परसेंटेज भी समझ में आ गया आपको कब सेट करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं ना 1/2, इस तरीके से लिखा जाता है कई बार, तो वो फ्रिक्शन कहलाता है इंग्लिश में। नॉर्मली अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो एक्सेल ऐसे अलाउड नहीं करता। कैसा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। 1/2 मैंने एंटर करा, 1 फरवरी लिखा रहा है यहाँ तो। और अगर मैं यहाँ से इसका फ्रिक्शन चेंज कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब सब गड़बड़ हो गया। मुझे 1/2 लिखना है। अगर मुझे 1/4 लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पहले जर्नल करता हूँ 1/4, टैब दबाता हूँ, ये क्या हुआ, यहाँ तो अप्रैल आ गया। मुझे तो 1/4 दिखाना है। तो फिर इस काम को कैसे करेंगे वो अब आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए अगर मुझे यहाँ पर 1/2 शो करना है तो मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा 0.5। ठीक है, 0.5 एंटर तो कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर दूंगा और यहाँ पर जाऊंगा, फ्रिक्शन सेलेक्ट कर लूंगा, तो देखो 1/2 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे 1/4 लिखना है तो मुझे किस से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, 0.25 लिखना पड़ेगा, कुल मिलाकर 0.25। और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा क्या, फ्रिक्शन, तो यहाँ पर देखो 1/4 हो गया। ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में कई बार, क्या बोलते हैं हिंदी में अपन उसको, 1/4। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। मान लो ऐसे लिखना हो हमें 2/1/4, ऐसा होता है हिंदी में। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे एंटर करना पड़ेगा 2.25 और यहाँ से मैं इसका फॉर्मेट चेंज करके फ्रिक्शन कर देता हूँ, तो देखो 2/1/4 ऐसा कुछ हो गया। तो जरूरत पड़ती है इसकी भी, कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। कारपेंटर वगैरह अगर इसमें एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर एग्जैक्ट नाप लेना पड़ता है इंच में, 2.5 इंच, 1.5 इंच, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन के काम में इसकी जरूरत पड़ती है, फिट वगैरह में अगर कोई सही से एंट्री करना चाहता है तो वहां पर छोटी छोटी वैल्यूज की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। फिट वगैरह में अगर किसी को एंट्री करनी है तो, जैसे रेसिपी की कोई एंट्री करना है, मेजरमेंट बताना है 1.5 कप, तो फिर कैसे लिखेगा वो यहाँ पर, तो इस तरीके से लिखेगा। इंजीनियरिंग डेटा में, मैन्युफैक्चरिंग डेटा को अगर कोई एक्सेल में एंटर कर रहा है तो उसको इसकी जरूरत पड़ती है। एक आम स्टूडेंट को शायद इसकी कभी जरूरत पड़े तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। फ्रिक्शन का यूज मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पर साइंटिफिक है कुछ। देखो वैसे तो इसकी जरूरत भी एक स्टूडेंट को बहुत कम पड़ेगी। इसका जो ज्यादा यूज होता है वो बड़ी कैलकुलेशन को छोटे रूप में दिखाने के लिए होता है। कोई बड़ा नंबर आपने एंटर कर रखा है, उसको आपको कोई छोटे फॉर्मेट में दिखाना है तो फिर आप इसका यूज करते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करी। अगर मेरे को इसको छोटे रूप में दिखाना है तो मैं यहाँ से साइंटिफिक सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा। तो कई बार हमें बड़ी वैल्यूज को कुछ इस तरीके से शो करना पड़ता है। तो अगर कोई एक्सेल को इस तरीके से यूज करना चाहता है साइंटिफिक रूप में तो वो इसका यूज करता है। कुल मिलाकर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में बदलने के लिए करते हैं। मैथ्स वगैरह का जो काम कर रहा होता है उसको जरूरत पड़ती है इस तरीके की कैलकुलेशन की। कई बार बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो इस तरीके से लिख लिया जाता है। तो कभी आपके पास शीट में इस तरीके की वैल्यू आ जाए तो टेंशन मत लेना, आप यहाँ पर देखना साइंटिफिक सेलेक्ट हो रहा है क्या, पूरा डेटा सेलेक्ट करना जहाँ भी इस तरीके की वैल्यू आ रही है और उसको जाकर या तो नंबर कर देना या जर्नल कर देना, वापस सही हो जाएंगी सारी वैल्यू। ध्यान रखना कई बार ऐसी वैल्यूज मिल जाती हैं हमें, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट होता है, साइंटिफिक, छोटे रूप में या बड़े रूप में दिखाया होता है डेटा को। आप चेंज कर लेना उसका फॉर्मेट, कई बार ऐसी वैल्यूज आ जाए तो। इसके बाद यहाँ पर अगला जो फॉर्मेट है वो है टेक्स्ट, बहुत काम आता है ये। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ दिखा देता हूँ, चलो इस जगह पर। जैसे देखिए कई बार हम कोई फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं
और उस फॉर्मूले को अगर हमें एज ए फॉर्मूला शो करना है तो डायरेक्ट हम कर नहीं सकते हैं। जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर 5 एंटर करा, यहाँ पर 10 एंटर करा, यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो आपके सामने इक्वल सम टैब, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज करके अगर मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, 15 आ जाएगा। बट मुझे यहाँ पर ये फॉर्मूला ही शो करना है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन एंटर करते ही या बाहर कहीं क्लिक करते ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अप्लाई हो गया, 15 आ गया, मुझे तो वो शो करना था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर टेक्स्ट बन जाएगा फॉर्मूला। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने देना है वहां क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जाकर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं टाइप करता हूँ सम, नॉट ओनली सम, कोई भी फॉर्मूला जो आपको शो करना है उसका टाइप पहले टेक्स्ट कर दो। टैब दबा दिया, इसे सेलेक्ट करता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके यानी एंटर कर देता हूँ। देखो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर शो होने लगा। तो किसी भी डेटा को एक नॉर्मल टेक्स्ट डेटा में बदलना होता है ना, तब इसका यूज किया जाता है। किसका, टेक्स्ट फॉर्मेट का। एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो। अब देखिए मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ और मोबाइल नंबर के आगे 0 लगाना चाहता हूँ। एंटर करते हैं, कोई भी मैंने ऐसी रैंडम वैल्यू टाइप कर दी, पता नहीं किसका नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने बाहर क्लिक करा तो देखो आगे से 0 गायब हो गया, मुझे तो 0 चाहिए था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका पहले टाइप चेंज कर लें जहाँ भी हमें टाइप करना है, क्योंकि नॉर्मल तो ये होने नहीं देगा। नॉर्मल आगे 0 अलाउड ही नहीं है, जर्नल में भी नहीं है। और अगर मैं यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लूँ तो ये कुछ अलग ही हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे पॉइंट लग जाएगा, नंबर बन जाएगा। अब ये मोबाइल नंबर भी नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जाते हैं और इसका टाइप टेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखो इसमें आगे 0 टाइप करो, कुछ भी टाइप कर देते हैं, देखना बाहर क्लिक करते ही 0 भी रहेगा, 0 हटा नहीं। इसका मतलब हम टेक्स्ट सेट करके जो एंटर करते हैं ना वो वैसा ही रह जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डेटा का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। कई तरीके के फॉर्मेट है, जरूरत पड़ने पर हम चेंज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बहुत यूजफुल है, बहुत काम आती है कंपनी में, जॉब में बहुत काम आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ध्यान से समझिएगा। ये देखो मैं सीट को कैसे जूम कर रहा हूँ ये भी समझ लो। आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं प्लस और माइनस है, मैं प्लस पे क्लिक करके शीट को जूम कर सकता हूँ जितना चाहूँ उतना, या फिर कीबोर्ड पर जो कंट्रोल बटन होता है उसे दबाकर रखने से, और साथ में माउस का व्हील आगे बढ़ाने से भी जूम होता है, पीछे करने से जूम आउट होता है। जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इतना रख लेता हूँ, इनफ है। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझाने के लिए मुझे कुछ डेटा लेकर आना पड़ेगा। अगर मैं टाइप करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी शीट बना कर रखी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ डेटा लेकर आ चुका हूँ, आप सेम टाइप कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, या फिर अगर आप मेरी बनाई गई इस शीट पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मेरी इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो कि है excelwithabhishek.in, और यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल में जाकर एक्सेल की प्रैक्टिस के लिए फ्री शीट मिल जाएगी। आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं डाउनलोड करके, बट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो देखो हमारे पास जो डेटा है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम डेटा को अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये तो जरा सा डेटा है, इसको तो हम ऐसे ही देख के बता देंगे। अगर हमसे कोई कुछ पूछे इसके अंदर या हमें कुछ एक्स्ट्रा शो करवाना है जो हमें जल्दी से पता लग जाए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम डेटा को हाईलाइट करते हैं अलग अलग रूल पर। काफी सारे रूल हैं उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को हाईलाइट करते हैं। और वो भी कब, जब बहुत सारा डेटा होता है। अभी डेटा तो मेरे पास थोड़ा सा ही है, मुझे तो आपको सिखाना है, बट जब आप रियल डेटा पर कहीं काम करेंगे ना, वहां पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की काफी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर पहले जो ऑप्शन दिए गए ना, हाईलाइट सेल रूल्स, इसके अंदर जितने भी रूल्स है ना उनको यूज करके दिखाता हूँ। तो उसी के लिए मैंने डेटा सेट तैयार करा है। तो सबसे पहला हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर ग्रेटर देन वाला है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन आप बना सकते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, उसके हिसाब से यहाँ पर शो हो जाए। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स इस पूरे डेटा में 90 से ज्यादा हो वो हाईलाइट हो जाए। अब ऐसे आंखों से देखकर पता नहीं लग रहा है हमें डायरेक्ट, हमें ऐसे देखना पड़ेगा। एक तो 90 से ज्यादा ये है और कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है। थोड़ा सा डाटा है तो मैंने ऐसे ढूंढ के बता दिया, लेकिन बहुत सारा डाटा होता तो मुझे ढूंढने में टाइम लगता। और फिर दूसरी बात, हाईलाइट कैसे करता, एक एक को क्लिक करके ऐसे हाईलाइट करने से तो रहा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हम उतने ही डाटा को सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमें हाईलाइट करना है। तो इस डेटा रेंज के अंदर ही मुझे ये चेक करना है कि जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा है ना वो शो हो जाए। तो सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल में जाऊंगा, ग्रेटर देन पर क्लिक करूंगा। कंडीशन क्या देनी है, 90 से ज्यादा हो, तो यहाँ पर 60 बना रहा है, मैं 90 लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन मैंने सेलेक्ट करा था, ओके कर देता हूँ। अपने आप देखो हाईलाइट हो गए। इन बच्चों के मार्क्स 90 से ज्यादा है, अपने आप हो गया ना काम।
तो कितना सारा भी डाटा होता ना इसके अंदर तो भी हाईलाइट करके बता देता। एक रूल हमने ये चेक कर लिया, ठीक है। कंट्रोल जेड से या फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको पहले जैसा कर देते हैं ताकि मैं आपको दूसरा अप्लाई करके दिखा पाऊँ। एक साथ सारा अप्लाई कर दूंगा तो पूरा कचरा हो जाएगा इसके अंदर, है ना। अब मान लो लेस देन वाला सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से इसमें जाता हूँ, लेस देन लेता हूँ। तो नाम से पता लग रहा है आपको ऐसी कोई कंडीशन बना सकते हैं जो छोटी हो, जो अपन यहाँ रेंज दे रहे हैं उससे। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ऐसे कितने बच्चे जिनके मार्क्स 40 से कम आए, देखना चाहता हूँ मैं। ओके करा मैंने, पता लग गया कि ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से कम है सब्जेक्ट के अंदर। सारे सब्जेक्ट पता लग गए इससे मुझे। अब जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट टेबल पर ही अप्लाई होता है, कंपनी वगैरह में उनके डेटा के हिसाब से अप्लाई होता है। जैसे देखना है कि महीने में अटेंडेंस किन एम्प्लॉय की कम है इस रेंज से, तो वो भी देख सकते हैं। किसका टारगेट अचीव हुआ, कोई रेंज दे दिया, किससे ज़्यादा किसने सेल करी तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, वो सारे उनका डेटा हाईलाइट हो जाएगा। किसने इस रेंज से कम सेल करी उनके डेटा हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब जैसी शीट जैसा डेटा उसके हिसाब से इसको चलाना पड़ता है। बस आपको ये पता होना चाहिए ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा वाला ढूंढना, लेस देन का मतलब होता है कम वाला ढूंढना, और फिर वैल्यू आप अपने हिसाब से देके कर सकते हो। मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। कंट्रोल जेड से रीसेट करते हैं। इसके बाद इसके अंदर बिटवीन है, एक रेंज से लेकर दूसरी रेंज के बीच के नंबर्स को ढूंढना हो, बीच के डेटा को हाईलाइट करना हो तो आप बिटवीन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है वो आप देख लो। जैसे मैं देखना चाहता हूँ 60 से 80 के बीच में किसके मार्क्स आए, क्योंकि इस डाटा पर मैं आपको यही दिखा सकता हूँ। तो 60 से 80 के बीच में किसके मार्क्स हैं। चाहूँ तो यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, हम खुद का कस्टम फॉर्मेट लगा सकते हैं। ये जो कलर आ रहा है इसको बदल सकते हैं। कैसे? कस्टम फॉर्मेट में जाकर। चलो ये देख लेते हैं इस बार नया, उनका येलो कलर हो जाए। ओके करते हैं और ओके करते हैं। येलो कलर हो गया किनका, जिनके मार्क्स 60 से 80 के बीच में हाईलाइट हो गए। मान लो कोई कंपनी का डेटा है, किन एम्प्लॉय ने 500 से लेकर 1000 के बीच में सेल करी तो उनका डेटा हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको यूज में लिया जा सकता है। अब बाकी मैं आपको डायरेक्ट ऐसी बोल के बता रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा, आप कर लेना, बहुत इजी। इक्वल टू आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू वाला डेटा ढूंढना है। किसके मार्क्स 100 है, इक्वल, चलो दिखा देता हूँ, ये और दिखा देता हूँ। 100 एंटर करा मैंने, ओके कर दिया, तो जो जिसके मार्क्स 100 है ना वही आ गया। किसने 500 की सेल करी, मान लो कंपनी का डेटा है, डायरेक्ट 500 डाला, डेटा शो हो जाएगा। मतलब जो डेटा मैच करे वही शो करे। नाम से पता लग रहा था ना इक्वल, तो बस आप चेक कर लेना, जो लिखा है वो हो जाएगा। कोई टेक्स्ट जैसे आपने लिखा है कि ये टेक्स्ट लिखा हो वही डेटा शो हो। चलो दिखाई देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कुछ भी। इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि पेंडिंग फीस किन किन की है, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ। अभी तो जरा सा डाटा आंखों से देख के पता लग रहा है, बट बहुत सारा होता तो फिर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं पेंडिंग सेलेक्ट कर लूंगा। पेड लिखा आ रहा है, मैं पेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है। जिनकी भी फीस पेंडिंग है वो शो हो जाएंगे, सिर्फ पेंडिंग वाले अलग ही चमक जाएंगे। तो यहाँ जो लिखा है उसके हिसाब से ही हो रहा है। ऐसे डेट वाइज सर्च कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट को। यहाँ पर जैसे डेट वाला कॉलम मैंने ले रखा है इसलिए लिया था, मैं डेट एंटर करूंगा, डेट हाईलाइट हो जाएगी। डुप्लीकेट वैल्यूज को ढूंढना हो, डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी। पूरे डेटा में अगर कहीं भी डुप्लीकेट वैल्यूज हुई हाईलाइट कर देगा, ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। अब इसी के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल्स हैं। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर ये सभी रूल्स हैं। इसके लिए मुझे कुछ नया डेटा सेट एंटर करना पड़ेगा, पहले लेकर आता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 डेटा सेट है, अलग अलग तरीके से यूज करके दिखाऊंगा, इसलिए एक डेटा सेट ये है, एक डेटा सेट ये है और एक डेटा सेट ये है, ठीक है। मैंने एक ही सीट के अंदर लिख लिया। चलो सबसे पहले इस पर अप्लाई करेंगे कुछ। अब देखिए यहाँ पर जो ये पहला डेटा सेट है इसके अंदर अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर टॉप बॉटम रूल्स में जाकर टॉप 10 आइटम्स को सेलेक्ट करता हूँ तो एक विंडो खुलेगी, ये रही। इस विंडो में यहाँ पर मैंने 10 सेलेक्ट कर लिया। 10 सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक वो 10 एम्प्लॉय का डेटा हाईलाइट हो जाएगा जिन्होंने ज्यादा मंथली सेल करी है। चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ कस्टम में जाके, फिलहाल जो डिफॉल्ट आ रहा है वो रहने देता हूँ। अपने आप देखो अलग हाईलाइट हो गए। टॉप 10, टॉप 5 भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं 10 देखना हो, टॉप 5 भी देख सकते हैं। तो डेटा सेलेक्ट करा मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर टॉप एंड बॉटम रूल यहाँ सेलेक्ट करके टॉप 5 करूंगा और ओके कर देता हूँ। तो देखो इस बार ओनली टॉप 5 सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम रूल में कुछ इस तरीके से इस डाटा पर मैंने आपको यूज करके दिखाया। परसेंटेज वाइज देखना हो, टॉप 10% देखना है तो एक काम करते हैं, मार्क्स पे अप्लाई करते हैं इस बार। और मार्क्स पे हम टॉप 10 स्टूडेंट भी देख सकते हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने अलग अलग डेटा सेट आपको समझाने के लिए रखा है। टॉप 10 स्टूडेंट देखना है, टॉप 10 सेलेक्ट हो गए, देखो अपने आप ही हो गए। टॉप 5, टॉप 3 आप देख सकते हो, बट मैं इस बार आपको दिखा रहा हूँ परसेंटेज वाइज। तो इस पूरे रिकॉर्ड में जो टॉप 10 में आ रहा है वो ये आ रहा है, इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। अभी देखो ये 14 रिकॉर्ड है, इसने 10 रिकॉर्ड के अंदर टॉप को ढूंढा है परसेंटेज वाइज। अगर मैं यहाँ पर 14 कर देता हूँ तो एक रिकॉर्ड और बढ़ गया,
अब इसने क्या करा, 14 रिकॉर्ड में से ढूंढा है कि टॉप पर कौन है, तो ये 2 पर्सन है। तो रिकॉर्ड वाइज परसेंटेज वाइज चलता है ये। अब बॉटम से ढूंढना हो आपको, बॉटम से टॉप कौन है, सबसे नीचे से किसने परफॉर्म करा है, मार्क्स किसके कम आए, ऐसे मंथली सेल सबसे कम किसकी है, टॉप में से नहीं, इस बार बॉटम में से ढूंढना हो तो आप बॉटम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे परसेंटेज वाइज कर सकते हैं। एबव एवरेज सेलेक्ट कर सकते हो कि किसका एवरेज रहा है, किसका बिलो एवरेज रहा है। जैसे मैं यहाँ पर इस डेटा के ऊपर ही दिखा देता हूँ आपको, मार्क्स वाली टेबल मैंने सेलेक्ट कर रखी है, एबव एवरेज। तो यहाँ पर ये एबव रहे, सबसे ज़्यादा रहे, मतलब एवरेज वाइज सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं बिलो सेलेक्ट करता हूँ तो जो सबसे कम रहे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब ऐसी अगर मुझे इस टेबल में से ऐसे एम्प्लॉय ढूंढना है टॉप 5 जिनकी सैलरी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से 5 कर दूंगा, तो यहाँ से टॉप 5 एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गए जिनकी सैलरी ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों डेटा सेट पर प्रैक्टिकल दिखा दिया। इसके बाद ये कुछ रूल्स हैं जिसमें आपको डेटा बार्स मिलेंगे अलग अलग। जैसे मैं यहाँ से अगर ये सेलेक्ट कर लूँ तो ये अपने हिसाब से सेट कर देगा, जिसका अमाउंट कम है उसके लिए बार यहाँ पर कम दिखाई देगा, जिसका ज़्यादा है ज़्यादा दिखाई देगा। इस तरह से शो कर सकते हैं। ऐसे मंथली सेल पे भी अच्छा लगेगा ये देखना। इस पर ये ना लेकर ये ले लेता हूँ, या फिर यहाँ पर और भी है कलर वाले, ऐसे अलग अलग कलर हो जाएगा अलग अलग डेटा के हिसाब से। आइकन सेट्स कर सकते हैं हम यहाँ पर। देखो जिसकी सेल ज़्यादा है उसके लिए एरो ऊपर है, जिसकी नॉर्मल है यहाँ है, डाउन है उसके लिए नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं हम। तो जरूरत पड़ने पर आप अपने हिसाब से यहाँ से कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसा डेटा वैसा आपको सेट करना होगा। देखो मैं टावर सेट करके दिखाता हूँ मार्क्स के ऊपर, अच्छा लगता है। मोबाइल टावर आते हैं इस तरीके का, ये वाला लेते हैं, ठीक है। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके पूरे टावर पूरे सिग्नल आ रहे हैं, ऐसे समझ लो आप। जिनके मार्क्स कम है उनके देखो कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। तो ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है ये, ऐसा नहीं है कि सारे किसी भी डेटा पर अप्लाई हो जाएंगे, अच्छा भी तो लगना चाहिए। इसके बाद हम चाहें तो खुद के नए रूल भी बना सकते हैं, जो रूल यहाँ पर है ही नहीं पर हमें खुद से कस्टमाइज करने, खुद से बनाने, तो हम न्यू रूल भी बना सकते हैं। एक टेबल पे बताता हूँ सारे न्यू रूल बनाकर जो जो बना सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ाना चाहता हूँ। ज़्यादातर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे आप देख लेना, अगर आप एक्सेल सीखने जा रहे हैं, ये सब तो पढ़ाते ही नहीं है, बहुत फास्ट पढ़ाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ देंगे। और अगर आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं मेरे वीडियो को देखकर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने सिखाया है, हमें इंस्टीट्यूट पे नहीं सिखाया गया है। कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आपको मेरे से पढ़कर कैसा लग रहा है। अब देखिए मैंने वीडियो पॉज करके डेटा सेट तैयार कर लिया ताकि टाइम बच जाए। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर खुद के न्यू रूल बनाना सिखाऊंगा। जैसे देखो मुझे एक न्यू रूल बनाना है, वो भी सैलरी वाले डेटा के ऊपर, तो मैं ओनली सैलरी वाला डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ सैलरी वाला। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने देता हूँ इस विंडो में, जहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। और यहाँ से मैं 3 कलर सेलेक्ट करता हूँ, मुझे जरूरत है इसलिए कर रहा हूँ, आप 2 भी रख सकते हैं। देखो जिनकी सैलरी लोएस्ट होगी ना उनका कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेड, मतलब कम सैलरी वालों का कलर ऑटोमेटिक रेड हो जाए। जिसकी बीच की सैलरी है उनका लिए मैं यहाँ पर येलो रख देता हूँ मिडिल सैलरी वालों के लिए। और जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी है उसके लिए मैं यहाँ पर कलर रख देता हूँ ब्लू टाइप का कुछ, ठीक है। और ओके करता हूँ। देखो अपने आप कलर सेट हो गया सबका। तो इस तरीके से मैं खुद का न्यू रूल बना सकता हूँ। वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं जो पहले से बने हो उसमें, ठीक है। कंट्रोल जेड करके मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब मैं वापस जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल बनाता हूँ और इस बार मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट्स। मतलब यहाँ पर मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल की वैल्यू सेल वैल्यू के हिसाब से रखूंगा। यहाँ पे सेल वैल्यू बिटवीन की जगह मैं ग्रेटर देन और इक्वल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप डेटा के हिसाब से कर सकते हैं। मैं बिटवीन सेलेक्ट करूंगा तो फिर बिटवीन के हिसाब से करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां से कुछ भी सेट करके देखना। मैं क्या ले रहा हूं, ग्रेटर देन और इक्वल। मैंने ग्रेटर देन इक्वल सेलेक्ट करा और यहां पर ये लिख दिया क्या कि सैलरी की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन हो और इक्वल हो किससे, 70,000 से। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे कितने एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी या तो 70,000 है या उससे ज्यादा है। मैंने यहाँ एंटर कर दिया और चाहूं तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट में जाता हूँ और येलो कलर करके ओके कर देता हूँ। और जैसे ओके करूंगा तो केवल 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 70 से ज़्यादा है, हाईलाइट हो गए। ऐसे रूल भी दे सकता हूं मैं। अगर मैंने यहाँ से न्यू रूल में जाकर सेल की जगह कुछ और सेलेक्ट करा होता तो फिर उसके हिसाब से मुझे बनाना पड़ता। फिलहाल मैंने सेल वैल्यू रखा। बिटवीन रखता तो फिर मुझे 2 वैल्यू देनी पड़ती, इस रेंज से रहकर इस रेंज के बीच में कुछ हाईलाइट करना हो तो वो कर सकते हैं। नॉट बिटवीन इसके बीच में नहीं मैच करे तो शो कर दो, इक्वल हो तो शो कर दो, नहीं इक्वल हो तो शो कर दो। तो अलग अलग कंडीशन है, आप दे सकते हो अपने हिसाब से, वही हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा करके देखना, हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू। अगेन सैलरी वाला ही सेलेक्ट रहने देते हैं, हम टॉप सेलेक्ट रहने देते हैं और इसके अंदर मैं टॉप 3 को हाईलाइट करता हूँ, 3 कर देता हूँ और उनका कलर फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पे क्लिक करा है और कलर चेंज कर देते हैं ताकि वो अलग ही हाईलाइट होए। ओके करते हैं, ओके करते हैं। तो टॉप 3 सैलरी वाले ये एम्प्लॉई है मेरे पास, अलग से हाईलाइट कर दिए मैंने एक नया रूल बनाकर। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैंने वापस सेट कर दिया पहले जैसा। इसके बाद मैं आपको टारगेट के ऊपर दिखाता हूँ कुछ करके। तो टारगेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट ओनली वैल्यूज डेट आर अबव और बिलो रेंज। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से न्यू रूल के लिए एक काम करते हैं, अबव रेंज देते हैं और जिसका भी अबव होगा टारगेट, मतलब जिसका भी ज्यादा टारगेट होगा ना वही हाईलाइट होंगे। फॉर्मेट में जाकर येलो कलर करके ओके कर देता हूँ। तो देखो जिनके भी टारगेट ज्यादा अचीव हुए वो हाईलाइट हो रहे, जिनके कम है वो हाईलाइट नहीं हो रहे। कम वालों को शो करना है तो उसी के अंदर हमें मिलेगा बिलो। यहाँ से बिलो सेलेक्ट करके फॉर्मेट चेंज करके आप कलर अपने हिसाब से तय कर देना, जो भी बिलो रेंज में होगा वो शो हो जाएगा, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया जाएगा। हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट वाले कॉलम का डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस बार मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल में जाता हूँ और यहाँ पर पहले नीचे रखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर मैं फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज को सेलेक्ट करता हूँ। पहले मैं आपको डुप्लीकेट दिखाता हूँ। तो इसमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, जो रिपीट हुई हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी अलग से। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना हो, फिलहाल मेरे पास इस कॉलम में यह डाटा था जो डुप्लीकेट है। जैसे कई बार कुछ ऐसा डेटा है जो आपको ढूंढना है डुप्लीकेट कौन कौन सा है, आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे सेलेक्ट करा, फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। डुप्लीकेट यहाँ से सेलेक्ट होना चाहिए, ओके कर देते हैं। तो देखो ओनली मार्केटिंग को छोड़ के सब डुप्लीकेट है, इसलिए इसका सबका कलर ब्लू हो गया। मार्केटिंग डुप्लीकेट नहीं है, दोबारा रिपीट नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के यहाँ पर मार्केटिंग लिखा था। अब कंट्रोल जेड से वापस रिसेट करता हूँ, वापस से जाता हूँ न्यू रूल में जाता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ और इस बार डुप्लीकेट की जगह यूनिक कर लेता हूँ। और यूनिक अगर मुझे एंट्री देखनी है, फॉर्मेट में जाके चाहूँ तो कलर चेंज कर लूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। तो यूनिक जो भी है इसके अंदर वो शो हो जाएगा। तो यूनिक रिकॉर्ड मार्केटिंग था, शो हो गया। तो बहुत सारे रूल बना सकते हैं और दिखाऊं मैं आपको बना के, पूरा सीखते हैं आज अपन। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ऐसा, किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाना, बताएंगे ही नहीं आपको। बस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को। अब मैं आपको न्यू रूल बताता हूँ फॉर्मूला बेस बनाकर, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे हम, उसके हिसाब से रूल बनेगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले कॉलम का डेटा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल पर क्लिक करते हैं। अब जो ये विंडो खुली है ना, इसको ध्यान से देखना, इसमें मैं लास्ट वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मतलब हम खुद का फॉर्मूला देंगे इसको फॉर्मेट करने के लिए, मतलब हाईलाइट करने के लिए। फॉर्मेट का मतलब होता है हाईलाइट करना। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि जिन एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ज्यादा है उन्हें हाईलाइट करो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक फॉर्मूला बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया है जिसमें सबसे पहले इक्वल लिखा है, फिर डॉलर के साइन से लॉक करा है F2 की वैल्यू को, मतलब जो भी मैंने सेलेक्ट करा है इस रेंज की बात हो रही है। उसके अंदर वैल्यू अगर 5 से ज्यादा है या 5 है तो उसे हाईलाइट कर दिया जाए। और हाईलाइट में एक रूल बता देता हूँ, फॉर्मेट में जाके उसका कलर येलो कर दिया जाए, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो इन एम्प्लॉइज का एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है, तो आपने खुद का रूल दे दिया इसमें। वैसे और भी कई तरीके के रूल बनाए जा सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा मैं कि मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ और मैं वहां पर एक्सेल के एडवांस शॉर्टकट वगैरह बताता हूँ। एडवांस जो भी चीजें होती है वो सब मैं इंस्टाग्राम पेज पे बताता हूँ। और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो यह था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि कंपनी के अंदर तो बहुत ही काम में आता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपको डेटा को अलग अलग कंडीशन पर हाईलाइट करना होता है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताता हूँ, जो कि फॉर्मेट एज ए टेबल, बहुत काम का ऑप्शन है। एक काम करते हैं, ये जो ऑलरेडी हमने शीट बनाई थी इस पर अप्लाई करते हैं। डेटा सेलेक्ट करता हूं मैं और यहाँ पर मैं जाऊंगा फॉर्मेट एज ए टेबल पर। और यहाँ हमें पहले से बनी हुई काफी सारी स्टाइल मिलेंगी। लाइट कलर की चाहिए तो ऊपर से ले लो, मीडियम चाहिए तो यहाँ से ले लो, डार्क चाहिए तो यहाँ से ले लो। मैं लाइट ले लेता हूँ कोई सी भी और ओके करता हूँ। तो इससे जो हमारा डेटा है ना वो टेबल फॉर्मेट में बदल जाता है। तो डेटा को टेबल फॉर्मेट में बदलने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके डार्क कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया इसको। अब टेबल में बदलने के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो हमें फिल्टर लगकर मिल जाता है। अभी इसका यूज़ मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। इसके अंदर जहाँ मैं शॉर्ट एंड फिल्टर पढ़ाऊंगा तो फिल्टर यहाँ पर हमें मिल जाता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि एक बार हमने अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में बदल लिया
तो उसके बाद हम जैसे नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे ना, तो ये फॉर्मेटिंग हमें फिर से नहीं करनी पड़ेगी, फिर से फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप सब अप्लाई होता जाता है आगे से आगे। जैसे देखो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, नाम एंटर करता हूँ, देखो अपने आप कलर आया ना नीचे, मैंने कुछ नहीं करा, टैब दबाया अपने आप आ गया। एक नया नाम एंटर करते हैं, ठीक है, मार्क्स एंटर करते हैं, वहाँ पर देखो अपने आप फॉर्मूला लग रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं करा, ना ड्रैग करा, मतलब खींचा नहीं, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, अपने आप लग रहा है। तो ये कब हो पाता है? जब टेबल फॉर्मेट में हमने इसको बदला है। अगर टेबल फॉर्मेट में नहीं बदला है तो नहीं होगा। टैब दबाएंगे तो देखो नीचे आएगा अपने आप, आगे नहीं जा रहा है। अगर टेबल फॉर्मेट में बदला नहीं होता तो ये आगे बढ़ जाता। तो ये बेनिफिट होता है कि हमें बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, अगर हम डेटा को टेबल में बदल लें। नॉर्मल डेटा पर ये सब नहीं होता है, फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ जाएगा, आपको नीचे लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया? टेबल में बदलने के बेनिफिट होते हैं, बदल लेना चाहिए हमें, फिल्टर वगैरह हमें लगकर मिल जाता है, यही इसका काम है। अब देखिए, आपने जो भी डेटा एंट्री का काम करा है उसे आप सेव करके रखना चाहते हैं, तो आपको फाइल में जाना है और सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर मिलेगा आपको सेव, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर बनाना होगा अपना, उसमें सेव करना होगा, या फिर आप डेस्कटॉप पे कर सकते हो या डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। मैं हमेशा अपने नाम का फोल्डर बनाकर उसमें करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक एक्सेल शीट्स नाम का फोल्डर है, इसमें सारी शीट्स है मेरी। इस पर क्लिक करता हूँ, फोल्डर सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है, यानी एक्सेल शीट का नाम देना है जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो। तो मैं ये शीट आपको प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट शीट लिख देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस शीट नाम से तो मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है एक और फाइल, इसलिए मैंने स्टूडेंट शीट इसका नाम रख लिया। अब देखो यहाँ पर लिखा है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक करके यहाँ से एक्सेल वर्कबुक जरूर सेलेक्ट करना, नहीं तो प्रॉब्लम आती सेव में, ये जरूर करना, नए वर्जन में करना पड़ता है। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना। ये जो शीट है मेरी सेव हो चुकी है। अब अगर इस डेटा को वापस से ओपन करना हो आपको, तो फाइल में जाना, ओपन पे क्लिक करना, जहां भी आपने सेव करा था वहां से आप ओपन कर सकते हैं। अब वो आपको पता होगा अपने कंप्यूटर में कहाँ करा है, मैंने अपने वाले फोल्डर में करा है, और वो फोल्डर कहाँ है मैं वहां से सेव कर सकता हूँ। या फिर आपको यहाँ रिसेंट में जो भी आपने फाइल पर काम करा है वो दिखाई दे के आप डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद एक जरूरत और पड़ती है काफ़ी, वो है आपको प्रिंट करने की। जैसे मान लो आपको इसका प्रिंट निकालना है, तो आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो डेटा तैयार हो चुका है। अगर सारे कॉलम नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह है कि आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा पेज का। वो कहाँ से करेंगे? अभी हो रहा है पोर्ट्रेट, इसमें जाकर लैंडस्केप कर लो, तो देखो सारे कॉलम आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, सब कुछ सही है तो फिर आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी, वैसे प्रिंट निकालने से पहले और भी सेटिंग की जाती है, फिलहाल अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ। प्रिंट निकालना, फाइल को सेव करना, ओपन करना आपने सीख लिया। अब मैं आपको कुछ फॉर्मेट और बनाकर दिखाता हूँ जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि एक्सेल में और क्या क्या बना सकते हैं। तो एक नई शीट ली मैंने, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। अब बनाएंगे हम एक अटेंडेंस शीट। अगर अटेंडेंस शीट बनाना हो तो एक्सेल में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको डिजाइन करना तो सिखा दिया है, तो मैं फटाफट से कॉपी पेस्ट करता हूँ, सिर्फ आपको अटेंडेंस शीट दिखाता हूँ कि बनी कैसे है। बनाना आपको आ जाएगा देख के, क्योंकि मैंने आपको ये सब ऑप्शन सिखा दिए हैं। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी, मैंने ऑलरेडी बना रखी थी। अगर शुरू से बनाने बैठूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करा मैंने, सबसे पहले पहली वाली रो को मैंने मर्ज एंड सेंटर से मर्ज कर लिया और यहाँ लिख दिया स्टूडेंट सीट। ये सब कॉलम बना लिए, सीरियल नंबर, नेम 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 1 वीक का लिया है। आप पूरा 30 डेज का बनाएंगे, मुझे जस्ट आपको एग्जाम्पल देना था इसलिए 7 तक लिया है मैंने। आप पूरा आगे तक 30 डेज तक का बनाएंगे। उसके बाद आपका कॉलम होगा प्रेजेंट काउंट करने के लिए, फिर कॉलम होगा एब्सेंट काउंट करने के लिए। ये आपको करना होगा जब आप रियल में बना रहे होंगे। अभी मैंने 7 तक लिया है। सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर कर दिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम एंटर कर दिए, और यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, अपने आप काउंटिंग आ रही है। देखो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे मैं चेक बॉक्स सेलेक्ट करूँगा, अपने आप देखो प्रेजेंट में 4 आ गया और एब्सेंट में 3 आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 चेक बॉक्स को सेलेक्ट नहीं करा। मतलब 5 तारीख के दिन, 4 तारीख के दिन और 1 तारीख के दिन स्टूडेंट एब्सेंट था। जिस दिन प्रेजेंट था मैं सेलेक्ट करूंगा तो अपने आप प्रेजेंट में काउंटिंग 5 होकर यहाँ 2 रह गया। तो ये बीच वाला हिस्सा मुझे आपको बनाना सिखाना है। दूसरा ये फॉर्मूला लगाना सिखाना है कि कैसे हुआ। ठीक है, तो इसे ब्लैंक कर देते हैं अपन। इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं और डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और क्लियर में जाकर देखो, यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको क्लियर करना हो ना तो आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर कर दिया और इसको भी मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और वापस से मैं यहाँ पर बॉर्डर्स को अप्लाई कर देता हूँ सेलेक्ट करके। ठीक है, सब क्लियर हो गया। ये फॉर्मेट तो आप बना लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो, या प्रैक्टिस फाइल मैंने आपको वेबसाइट पे ऑलरेडी दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक बॉक्स लेकर आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। देखो चेक बॉक्स अप्लाई हो गए।
ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बात मेरी ध्यान से समझना। अगर आप MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक्सेल भी लेटेस्ट होगा। तो लेटेस्ट वर्जन में ही आपको इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई देगा, अन्यथा इससे लोअर वर्जन में चेक बॉक्स नहीं आता है। तो फिर क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर चेक बॉक्स नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। फिलहाल अभी ये देख लो चेक बॉक्स आ रहा है तो क्या करना है। तो आपने चेक बॉक्स इस तरीके से लगा दिया। अब हमें यहाँ एक फॉर्मूला लगाना है कि चेक बॉक्स सेलेक्ट हो तो प्रेजेंट काउंट हो, नहीं हो तो एब्सेंट काउंट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ नाम का फॉर्मूला है, ठीक है। टैब दबा दो, पूरा फॉर्मूला चालू हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसके अंदर हमें जितने भी चेक बॉक्स हमने बनाए ना उनको सेलेक्ट करना है। मैंने 7 तक बनाए, मैंने 7 तक सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। देखो I3 लिखा हुआ आ रहा है एड्रेस। आपने 30 तक बनाए होंगे ना तो आपको 30 तक पूरा सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखना मेरी बात। सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो सेल एड्रेस टाइप कर दो, जैसे C3 से लेकर और आगे आपका लास्ट जहां तक है वहां तक लिख दो। फिर इसके बाद आपको लगाना है कोमा और इसके बाद लिखना है ट्रू। इसका मतलब हो गया अगर सेलेक्ट हो तो काउंट करके यहाँ पर टाइप कर दे। फॉर्मूला ये करेगा। ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर देता हूँ तो अभी 0 आ रहा है क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं करा। देखो सेलेक्ट करूँ, 1 काउंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मान लो फर्स्ट डे भी ये प्रेजेंट था, फिर 5 को एब्सेंट था, 6 को था, ठीक है, फिर 7 को एब्सेंट था। पर एब्सेंट कैलकुलेट नहीं हो रहा क्योंकि फॉर्मूला नहीं लगाए। एब्सेंट का भी लगा लेते हैं इक्वल, फॉर्मूला तो सेम है। काउंट इफ टैब दबाते हैं, पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, कर लिया, कोमा लगाते हैं और इस बार ट्रू की जगह फॉल्स टाइप करेंगे और ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर कर देते हैं। देखो 2 आ रहा है क्योंकि 2 सेलेक्ट नहीं है। एक और अगर सेलेक्ट कर लेता हूं तो प्रेजेंट में 6 हो गया, इधर एब्सेंट में 1 रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से अटेंडेंस शीट आप बना सकते हो। इन फॉर्मूला को आप टाइप करना ताकि आपकी प्रैक्टिस होए। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी डबल क्लिक करता हूँ, सबके लिए अप्लाई हो गया। अभी देखो एब्सेंट में 7 आ रहा है क्योंकि सेलेक्ट नहीं है। सेलेक्ट करती देखो 6, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास एक्सेल का लोएस्ट वर्जन है और ये चेक बॉक्स नहीं आ रहे तो फिर आप कैसे बनाओगे। तो उसका एक तरीका बताता हूँ। चेक बॉक्स को तो वैसे लाने का एक तरीका है बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपको एक डेवलपर टैब नाम का ऑप्शन होता है, उसे ऑन करना पड़ेगा, उसमें जाके चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर भी इतना परफेक्ट नहीं बनता। तो उससे अच्छा है कि हम एक दूसरा तरीका यूज कर लें। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको भी हटाते हैं, डिलीट करते हैं और यहाँ पर क्लियर में जाके फॉर्मेट्स को क्लियर कर देते हैं और एक काम करते हैं सभी क्लियर कर देते हैं, ऑल। बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है, वापस सेट हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर कोई प्रेजेंट है तो P फिल कर देता हूँ और अगर कोई एब्सेंट है तो A फिल करूँगा, AP फिल करूँगा, ठीक है। ऐसा कुछ करना है मुझे, पूरे में मैं ऐसे ही करूँगा। लेकिन मैं जैसे P कर रहा हूँ तो P काउंट होकर यहाँ प्रेजेंट में शो होना चाहिए और A काउंट होकर यहाँ पर एब्सेंट में शो होना चाहिए। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले इक्वल काउंट इफ टैब दबा दिया, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लो। अब देखो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा, यहाँ पर कोमा लगाकर हमें डबल कोट में बताना पड़ेगा कि क्या काउंट करना है। इसको काउंट करना है P को, कितने P है उतने काउंट करके यहाँ पर शो कर दे। तो डबल कोट बंद कर दिया। ध्यान से देखना फॉर्मूला, पहले रेंज दे दी मैंने, किस रेंज के बीच में P काउंट करना है। तो मैंने बोल दिया C3 से लेकर I3 तक। आपके केस में अगर सीट आगे तक है 30 तक है तो फिर आपका पूरा आएगा। फिर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो देखो 5 इसने काउंट करके बता दिए, P कितने 5 है। अब एब्सेंट के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला तो सेम है, काउंट इफ टैब दबा दो, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, देन कोमा लगा के डबल कोट में क्या लिख दो, A लिख दो। A को काउंट करके ये हमें दे देगा, ठीक है। 5 और 2 आ रहा है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पर एब्सेंट और प्रेजेंट आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं एब्सेंट लगाऊं तो उसका कलर चेंज हो जाए और अलग दिखे। तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी हमने सीखा। तो डेटा पूरा आप सेलेक्ट कर लेना, आप 30 तक सेलेक्ट कर लेना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना, हाईलाइट सेल रूल में जाना और यहाँ पर आप ले लेना इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर टाइप कर देना कैपिटल में A और यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाकर ऑटोमेटिक की जगह डार्क रेड कलर सेलेक्ट कर लेना, साथ ही बोल्ड भी कर लेना और ओके कर देना और ओके कर देना। अब देखो क्या होगा, इस पूरी रेंज में पहले तो फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई कर देते हैं डबल क्लिक से। अब देखो इस पूरी रेंज में अगर मैं P टाइप करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, P तो सही है। लेकिन जैसे ही मैं A टाइप करता हूं तो देखना अपने आप कलर चेंज हो रहा है। ये बेनिफिट होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। देखो हमने रियल यूज करके देखा ना, अपने आप कलर चेंज हो रहा है। तो ये रियल यूज इसका, इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। देखो अपने आप सब कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पर बस टाइप करते जा रहा हूँ एब्सेंट प्रेजेंट
कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से एक अटेंडेंस शीट बनाई जा सकती है, आप जरूर प्रैक्टिस करके देखना। चलिए अब आगे चलते हैं और मैं आपको एक्सेल के अंदर इनवॉइस बनाना सिखाता हूँ, जो कि बहुत काम आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इनवॉइस का फॉर्मेट पहले से बनाया है और ये आप भी बना लेंगे। देखो करा क्या है, मैंने पहले इतना एरिया सेलेक्ट करा और कलर में जाकर इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर जस्ट टाइप कर लिया, यहाँ लिख दिया विल टू, यहाँ पर नेम आ जाएगा कंपनी का, आप टाइप कर सकते हैं, सिटी स्टेट कोड वगैरह सब, ईमेल फोन नंबर, ये सब टाइप करना होता है, जो कि एक बिल में होता है यानी इनवॉइस में होता है। बिल फ्रॉम में जिसकी तरफ से बिल आ रहा है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, सिटी आ जाएगी, ईमेल आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा। इनवॉइस नंबर यहाँ ऑलरेडी आ रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं। फोन नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे, ड्यू डेट आ जाएगी, इनवॉइस डेट आ जाएगी, ठीक। तो देखिए आपको क्या समझना है, आपको फॉर्मेट बनाना सीखना है। अब ये डिजाइन तो आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। इंटरनेट पर गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे ना एक्सेल इनवॉइस फॉर्मेट, तो आपको बहुत सारे इनवॉइस के फॉर्मेट मिल जाएंगे। आपको जो पसंद आए उसे डाउनलोड करो, उसके हिसाब से आप इसे तैयार कर लो अपने एक्सेल में, कस्टमाइज कर लो। डिजाइन करना मैंने आपको सब बता ही दिया इन टूल का यूज करके। थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिजाइन करना भी आ जाएगा। यहाँ पर इनवॉइस लिखकर इसकी साइज बढ़ा दी, बाकी सब सेट कर दिया। ये कैसे करते हैं सब मैंने कलर चेंज करना आपको बता ही रखा है। तो डिजाइन आप बना लोगे, मेन काम है इसके अंदर फॉर्मूला लगाना। जैसे कोई यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम यानी आइटम का नाम एंटर करे, उसका डिस्क्रिप्शन डाले, उसकी प्राइस डाले, उसकी क्वांटिटी डाले, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट अपने आप आना चाहिए। अपन को यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला काय का बनेगा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि सम नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि प्राइस हमेशा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है। अगर आपने भी कभी बिल वगैरह जनरेट करवाया तो आपको पता होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, कितना लिया, उस एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, उससे वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर शो होता है, और फाइनल जब टोटल लगता है तो वो यहाँ शो होता है, ठीक है ना। तो हमें भी यहाँ पर फॉर्मूला उसी हिसाब से लगाना है। तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, इक्वल, सबसे पहले प्राइस जो है वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुए, तो मैंने यहाँ क्लिक करा, फिर इनटू लगाया, देखना यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक करा और एंटर कर दिया। फिलहाल यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब एंटर करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला कहाँ तक अप्लाई कर देता हूँ, नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है। 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लग चुका है। यहाँ पर जैसी मैं एंट्री करूंगा अपने आप होने लग जाएगा। अब यहाँ पर टोटल लगाना है इस जगह पर, इन सब का, तो क्या लगेगा, सम। किसका, इन सब का, जो भी यहाँ पर एंटर हो उनका सम, ठीक है। फिलहाल 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर शो होगा। अब टैक्स लगाना है। टैक्स में मैं यहाँ पर इंडिया के हिसाब से जीएसटी लगाता हूँ। जीएसटी 18% लगा लेता हूँ, आप 28% कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल 18 की आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। 18% मैंने यहाँ टाइप कर दिया। तो यहाँ पर जो टोटल हो उसका 18% यहाँ कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इक्वल, किसका, टोटल का 18% यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इंटू 18 डिवाइडेड 100, ये फॉर्मूला है। जितना परसेंट फिर बाद में 100 से डिवाइड कर दो, तो अभी 0 आ रहा है। अब ड्यू अमाउंट में क्या हो, ड्यू अमाउंट में जो टोटल है उसमें जीएसटी ऐड होना चाहिए ना, तो यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, और कुछ नहीं है, ये दोनों सम हो जाए, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी भी 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डेमो एंट्री करता हूँ। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर शॉप है, वो कंप्यूटर बेच रहा है किसी को, उसकी एंट्री करते हैं। किसी ने एक कीबोर्ड लिया, ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, प्राइस 500 रुपए का एक कीबोर्ड लिया, क्वांटिटी में मैं 1 डाल देता हूँ, देखो अपने आप वहाँ पर 500 आ गया। यहाँ पर सब टोटल में भी 500 आ रहा है। उसका जीएसटी यहाँ पर देखो गलत कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट क्या सेव हो रहा है, परसेंटेज। अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके लिए भी करेंसी कर लेता हूँ, क्योंकि करेंसी है ना वो, ठीक है, ये भी करेंसी है, सब करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। ये प्राइस के लिए भी कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी प्राइस आए यहाँ तक सब करेंसी में शो हो, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, और ये भी आना चाहिए, ठीक है, करेंसी में। सबके लिए करेंसी सेट कर दी, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट एंटर करता हूँ। जैसे माउस लिया उसने, कंप्यूटर माउस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बाद में डाल लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर 300 रुपए का माउस लिया, लेकिन कितने लिए, 5 लिए उसने, तो यहाँ पर वैल्यू बड़ी है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो कॉलम को, ठीक है। 1500 रुपए देखो अपने आप हो गए, और यहाँ पर 2000 रुपए हो गए, क्योंकि यहाँ सम लगा हुआ है। यहाँ जीएसटी कैलकुलेट हो गया भैया 360 रुपए, और वो उसमें ऐड हो गया, फाइनल अमाउंट ये देना है, चल रहा है अपने आप। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर हमने यहाँ शो कर दिया, ये सब मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा है, यहाँ मैंने 18% कैलकुलेट करा है, किसका, टोटल अमाउंट का, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा दिया, बन गया ना इनवॉइस। अब यहाँ पर मैं बस एंट्री करता जाऊंगा प्रोडक्ट की, यहाँ शो करती जाएगी। अब अगर किसी को, दुकान वाले को अगर आप ऐसा बनाकर देते हैं तो उसका काम कितना आसान हो जाएगा। उसको बस जो भी कस्टमर आता है उसके हिसाब से एंट्री करनी है, और एंट्री करने के बाद प्रिंट निकाल के देना है, उसको प्रिंट में जाना है और प्रिंट कर देना है। देखो बस प्रिंट करते ही बिल निकल जाएगा, स्टैम्प वगैरह लगाकर हम दे सकते हैं। तो आप चाहो
चाहो तो किसी के बिजनेस के लिए इस तरीके का एक्सेल में फॉर्मेट बना कर दे दो इनवॉइस का। ट्राई करना, अगर किसी का लोकल बिजनेस है और वो एक कंप्यूटर अरेंज कर सकता है तो वो इनवॉइस इस तरीके से कंप्यूटर से प्रिंट करके दे सकता है। ठीक है, मेरे को ओनली आपको एक फॉर्मेट बताना था और फॉर्मूला लगाना सिखाना था। अब मैं आपको एक्सेल के अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट इन ऑप्शन को समझाता हूँ, यूजफुल है, काम आते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटा सेट है, इसके ऊपर ही दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे को कहीं भी रो इंसर्ट करनी है, बीच में मैं भूल गया हूँ रिकॉर्ड एंटर करना, तो मैं सेलेक्ट करूंगा उस रो को जिसके बीच में करनी है। इंसर्ट में जाऊंगा, रो पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट शीट रो, अपने आप एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, कितनी भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, कहीं भी कॉलम भूल गया हूँ इन दो कॉलम के बीच में, तो कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करूंगा, एक नया ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड से वापस सही कर देता हूँ। और मैंने इंसर्ट शीट आपको ऑलरेडी बता दिया। इंसर्ट सेल मतलब बीच में कहीं सेल भी ला सकते हैं हम। अब यहाँ पर राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, डाउन में चाहिए, ये सब ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखो एक सेल बन गई यहाँ पर, इस तरीके से हम इंसर्ट का यूज करते हैं। अब इसके बाद है डिलीट। देखो किसी कॉलम को आपको डिलीट करना है तो आप कॉलम सेलेक्ट कर लो पूरा, डिलीट में जाओ और डिलीट शीट कॉलम पर क्लिक करो, पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैं वापस ले आता हूँ। ठीक उसी प्रकार आप रो को डिलीट कर सकते हो, पूरी शीट को डिलीट कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर सेल को डिलीट कर सकते हो। कुल मिलाकर सेलेक्ट करोगे कॉलम तो कॉलम डिलीट होगा, रो सेलेक्ट करोगे तो रो होगी, और शीट डिलीट करना है तो शीट भी डिलीट हो जाएगी। तो ये तो नॉर्मल ऑप्शन है। अब आता है फॉर्मेट, बहुत ही काम का ऑप्शन। जैसे आपको रो की हाइट बढ़ानी है तो वैसे तो आप यहाँ पर दो रो के बीच में माउस का पॉइंटर रख के भी बढ़ा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट आपको पता नहीं है, आपको सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, पर कितना बढ़ाना है वो आपको सबके लिए सेट करना पड़ेगा। ऐसे अंदाजे से आप एक जैसा सबकी साइज करना चाहते हो तो सेलेक्ट करो सबसे पहले डेटा को, देन जाओ फॉर्मेट में और रो हाइट पर क्लिक करो और यहाँ पर रो की हाइट एंटर कर दो। जैसे मैं यहाँ पर 10 एंटर कर रहा हूँ, ओके करता हूँ, 10 के हिसाब से सेट हो गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा और बढ़ाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, रो हाइट पर क्लिक करते हैं, 20 करते हैं, तो सबकी एक साथ 20 हो गई। देखो एक ही साथ हो जाएगी। ऐसे करोगे तो सबकी करनी पड़ेगी आपको अलग अलग जाके बीच में से। ऑटो फिट रो वापस पहले जैसा हो जाएगा, जैसा था वैसा। कॉलम विड्थ, आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो, 20 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। देखो 20 के हिसाब से तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा कम करते हैं, 10 करके देखते हैं, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑटो फिट कर देता हूँ, आप टेस्ट कर लेना। वापस पहले जैसा कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड। आप किसी रो को हाइड कर सकते हो। जैसे आपको ये 4th नंबर की रो को हाइड करना है, इसमें दिखना नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाता हूँ, हाइड एंड अनहाइड में जाता हूँ और यहाँ पर हाइड रो पर क्लिक करता हूँ, रो हाइड हो गई। और अगर मैं फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करो 3rd नंबर का रिकॉर्ड प्रिंट में नहीं आ रहा। आप अगर किसी रो को छोड़कर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वापस लाना है तो टेबल सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ और अनहाइड रो पर क्लिक कर दो। ठीक है, सेलेक्ट जरूर करना। ऐसे आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको प्रिंट करना है लेकिन आपको ये लास्ट के कॉलम प्रिंट नहीं करने, मान लो ये नहीं करने, तो आप डिलीट करके तो प्रिंट करने से रहे, उससे अच्छा कि आप हाइड करके प्रिंट कर लो। फॉर्मेट में जाओ, हाइड एंड अनहाइड में जाओ, पहले हाइड करो, हाइड कॉलम, दोनों हाइड हो गए। अब अगर आप फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक करते हो तो देखो वो दो कॉलम शो नहीं होंगे। तो आप चाहो तो कॉलम को हाइड करके प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो पूरा प्रिंट कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। फॉर्मेट में जाओ, वापस आप शो करा दो, शो हो जाएगा। बाकी फिर आप यहाँ से शीट का नाम रीनेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा रहा है शीट 3, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, या तो राइट क्लिक करके कर सकते हो यहाँ पर रीनेम, ठीक है, या फिर यहाँ पर रख के फॉर्मेट में जाके रीनेम शीट पर क्लिक कर दो। यहाँ देखो सेलेक्ट हो गया, इसका नाम चेंज कर दो। जैसे मैं इसका नाम स्टूडेंट मार्कशीट रख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम शीट को नाम भी दे सकते हैं, जिससे देखने से पता लग जाएगा इस शीट में कौन सा डाटा है। अभी देखो शीट 1 में क्या है पता नहीं, शीट 7 में क्या है पता नहीं, लेकिन इसको देखने से पता लग रहा है कि स्टूडेंट मार्कशीट है इसके अंदर। तो शीट को हमेशा नाम देकर रखा जाता है। कंपनी में क्या होता है, अलग अलग नाम होते हैं शीट के, देखकर ही पता लग जाता है कि उसके अंदर कौन सा डेटा है। इसके बाद मूव और कॉपी शीट का ऑप्शन है, आप एक शीट को दूसरी शीट पर मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पर मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा रहा है देखो टू बुक, इसका मतलब ये जो स्टूडेंट शीट है ना, इसकी बात हो रही है। इसको आप मूव कर सकते हो किसी दूसरी शीट के अंदर।
तो यहाँ पर हम पहले उस शीट को सेलेक्ट करेंगे कि जिसके अंदर मूव करना है। क्या कहना चाह रहा हूँ समझना बात को ध्यान से। अभी शीट का नाम क्या है, स्टूडेंट शीट, इसमें डाटा है। अब इस डेटा को आपको किसी दूसरी वर्कबुक में भेजना है, तो यहाँ पर पहले उस वर्कबुक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, करके बस ओके कर दो, ये डाटा उसमें भी चला जाएगा। और इसी शीट में कॉपी पेस्ट करना है तो आप क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करो, कॉपी बना देता हूँ, सेलेक्ट करके कॉपी कर देता हूँ, ये रही कॉपी, यहाँ पर नई कॉपी हो गई। तो हम नई शीट पर भी डेटा भेज सकते हैं या फिर उसी शीट में कॉपी कर सकते हैं। टैब कलर से यहाँ पर हम कलर दे सकते हैं टैब को, देखो यहाँ पर कलर चेंज हो गया टैब का, इसका अलग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कलर दे सकते हैं हम अलग अलग टैब को। प्रोटेक्ट शीट, इससे हम शीट पे लॉक लगा सकते हैं। साथ में मैं आपको लॉक सेल भी बता देता हूँ और प्रोटेक्ट शीट भी बता देता हूँ। तो पहले हम लॉक सेल देख लेते हैं। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, इनवॉइस मैंने किस पे बनाया था, इस पे। ठीक है, इस पे दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस को मैं अपने शॉप पर यूज करता हूँ और मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा हुआ है जिसे कंप्यूटर की कोई खास नॉलेज नहीं है, वो जस्ट इनवॉइस में डेटा फीड करता है। अब मान लो वो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, मेरी इस इनवॉइस के अंदर फॉर्मूला को डिलीट कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ, बट अभी की केस में डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस सेल को प्रोटेक्ट कर रखा है। यानी जहां जहां पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, इस जगह को, इस सेल को मैंने प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर कोई बाय मिस्टेक या जानबूझकर भी फॉर्मूले को चेंज करने की कोशिश करेगा, जैसा कि देखो मैं डिलीट कर रहा हूं तो ये डिलीट नहीं हो रहा, वह एम्प्लॉय केवल डेटा फीड कर सकता है। जैसे यहाँ पर प्राइस एंटर करेगा, क्वांटिटी एंटर करेगा और ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं चेंज करके दिखाऊं आपको तो टोटल लग रहा है, यहाँ पर सारे फॉर्मूले काम कर रहे हैं, बट जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट टैब में जो ये लॉक सेल वाला ऑप्शन है ना, ये यूज किया जाता है अपनी किसी भी शीट के अंदर जहां भी फॉर्मूला लग रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उसे कोई चेंज ना कर पाए, ओनली फॉर्मेट को यूज कर पाए बट फॉर्मूला चेंज ना कर पाए। तो चलो इस काम को कैसे करते हैं वो बताता हूँ। अब देखिए मैंने क्या करा है, फिर से इसको रिसेट कर दिया है और अब मैं अगर आपको फॉर्मूला डिलीट करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला डिलीट हो रहा है। इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉय जिसे एक्सेल की ज्यादा नॉलेज नहीं है वो फॉर्मूलेस को डिलीट कर सकता है और उससे पूरी शीट खराब हो सकती है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करो जहां पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अब इन सेल्स को जहां पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, इन्हें डिलीट होने से बचाने के लिए यानी इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सीट में पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। तो एक बार तो मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी अपनी किसी भी सीट में कर लेना है जहां भी फॉर्मूला लगा हुआ है। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद देखो फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाना है। यहां जाने के बाद आपको विंडो ओपन होगी, इसमें लॉक दिख रहा है, इसको हटाओ और एक बार ओके कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, आपको केवल उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जहां पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर लॉक सेल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वापस से फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोटेक्ट सीट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहो तो ओके भी कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि जब तक कोई पासवर्ड एंटर ना करे तब तक अनलॉक ना हो, तो आप यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर कर दो। फिलहाल मैं 1 2 3 4 5 एंटर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। एक बार और पासवर्ड को कंफर्म करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और ओके कर दो। अब देखिए मैजिक, वो एम्प्लॉय जो इस इनवॉइस को यूज कर रहा है वो कहीं भी चेंज कर सकता है, कहीं भी पूरे इनवॉइस के अंदर, बट वो वहां चेंजेस नहीं कर पाएगा जहां पर फॉर्मूला लग रहा है। यानी यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ना, यहाँ पर देखो मैं वैल्यू एंटर करने की कोशिश करता हूँ, हो ही नहीं रही। देखो डिलीट भी नहीं होगा। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा रहा हूँ, डिलीट नहीं हो रहा। राइट क्लिक करके दिखाता हूँ आपको मैं, देखो डिलीट, इंसर्ट, ये सब डीएक्टिवेट हो गए। तो कुल मिलाकर फॉर्मेट टैब के अंदर लॉक सेल से आप क्या कर सकते हो, सेल्स को लॉक कर सकते हो ताकि उन सेल्स में जो डेटा है वो डिलीट ना हो, चेंज ना हो। और अब अगर आपको जो प्रोटेक्शन आपने लगाया उसे हटाना है तो आपको फॉर्मेट में जाना है, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है और पासवर्ड को एक बार एंटर कर देना है और ओके कर देना है। अब ये वापस से पहले जैसा हो गया, यानी अब ये अनप्रोटेक्ट है, अब डिलीट हो जाएगा फॉर्मूला वगैरह भी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या काम आता है, यहाँ पर मुझे इन सब का टोटल लगाना है इस जगह पर नीचे। ठीक है, तो क्या करूं, पहले तो बोल्ड कर देता हूं, अलग दिखेगा। अब यहाँ पर लगाना है तो ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे एक खाली रहने देता हूं और सीधे ऑटो सम पर क्लिक कर देता हूं। देखो टोटल आ गया। इसका भी यहाँ लगाना है, ऑटो सम कर देता हूँ, इसका भी ऑटो सम कर देता हूँ। देखो मैं इस काम को करने का कीबोर्ड शॉर्टकट भी बताता हूँ। ऑल्ट बटन कीबोर्ड से दबाओ और यहाँ पर इक्वल बटन दबाओ जो कि बैक स्पेस बटन के पास होता है। देखो अपने आप टोटल लग गया। या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो या फिर आप अल्ट के साथ इक्वल दबा सकते हो या फिर आप सम फंक्शन लगा सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आपको सम कैसे करना है। ठीक है, अब मैं सम से भी आपको एक बार और लगा कर दिखा देता हूँ। तो ऑटो सम का ये यूज है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल, और फिल के अंदर हमें डाउन, राइट, लेफ्ट, अप ये सब ऑप्शन मिलते हैं। पहले इन्हें समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अटेंडेंस शीट बनाई है और मैंने पी लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि पी आगे तक जी तक फिल हो जाए। ये देखो यहाँ पर मैंने पी लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं चाहता हूँ आगे तक फिल हो जाए। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है पी।
मैं जस्ट क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा जितना आगे तक मुझे फिल करना है। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिल में जाऊंगा और कहाँ करना है, राइट साइड में, राइट पर क्लिक कर देता हूँ। देखो राइट साइड में फिल हो गया। अब देखो ऐसे अगर मुझे डाउन में फिल करना है तो मैं नीचे तक सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर डाउन पर क्लिक कर दूंगा। तो लेफ्ट राइट डाउन अप ये ऑप्शन है एक ही जैसे डाटा को सभी सेल में फिल करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सीरीज का। मैंने आपको सीरीज लाना बताया था कुछ इस तरीके से, शुरुआत में 1 और 2 टाइप कर लो, उसके बाद 1 और 2 को सेलेक्ट करो और आप ऐसे कोने से खींच सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको अगर बहुत आगे तक चाहिए तो आपको फिर आगे तक खींचना पड़ेगा। तो एक तरीका बताता हूं मैं आपको। आप यहाँ पर 1 एंटर कर लो। अब मान लो आपको 100 तक लाना है या 1000 तक लाना है तो फिर आपको इसे खींचना पड़ेगा। बट उससे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे करो, ओनली 1 तो डालना ही पड़ेगा। उसके बाद आप फिल में जाओ, सीरीज में जाओ, यहाँ से अगर आपको रो में डालना है यानी इस तरफ ले जाना है तो रो सेलेक्ट रहने दो, नहीं तो कॉलम करके स्टेप 1 तो रहेगा यहाँ पर। और स्टॉप में आप यहाँ पर जहां तक आपको सीरीज चाहिए वो लिख दो। जैसे मैं 1000 लिख देता हूँ सीधे, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो देखो नीचे 1000 तक के सीरियल नंबर आ चुके हैं। और अगर आपको ऐसे खींचना पड़ता तो कितना टाइम लगता। तो इस तरीके से आप कई आगे तक सीरियल नंबर लेकर आ सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डेट एंटर करी है और मैं चाहता हूँ कि 30 तक या 20 तक डेट आगे अपडेट हो जाए, यानी 1 2 3 4 ऐसे आगे आ जाए, आगे की डेट आ जाए। मंथ चेंज ना हो, ओनली डेट चेंज हो और ईयर भी चेंज ना हो। तो मैंने क्या करा, 20 तक सेलेक्ट कर लिया एक डेट लिखकर। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पर फिल के अंदर और यहाँ से सीरीज पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ से देखो डेट सेलेक्ट है और यहाँ पर डे सेलेक्ट है क्योंकि मुझे डे ही बढ़ाना है। ओके कर देता हूँ। देखो आगे तक की डेट आ गई 20 तक। अगर मैंने 30 तक सेलेक्ट करा हो तो 30 तक की डेट आ जाती। जितनी भी आपको डेट चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब उसके अंदर अगर आपको मंथ बढ़ाना है तो मंथ के ऑप्शन है, आपको अगर ईयर बढ़ाना है तो ईयर के ऑप्शन है, तो आप उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, एक्सेल इज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। मैं आपको इस डेटा पर फिल के अंदर जस्टिफाई ऑप्शन यूज करके दिखाने वाला हूं। मान लीजिए अगर आपका कोई डेटा है वो एक ही सेल में है, आप उसे अलग अलग रोज में ला सकते हो जस्टिफाई की हेल्प से। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, मुझे पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही सेल में डेटा है, इस पर क्लिक करती पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं फिल में जाऊंगा और जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो देखो डेटा अलग अलग सेल में आ गया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है फ्लैश फिल का। बहुत यूजफुल, बहुत कमाल का ऑप्शन है। चलिए दिखाता हूँ। देखिए फ्लैश फिल सिखाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डेटा सेट तैयार कर लिया है टाइम बचाने के लिए। मान लीजिए कई बार हम कंपनी में काम करते हैं तो हमें इस तरीके का डेटा मिल जाता है। अगर हम कहीं इंटरनेट वगैरह से डाउनलोड करते हैं तब भी होता क्या है कि एक ही सेल में 2 अलग अलग कॉलम का डाटा आ जाता है। जैसे एम्प्लॉय के नाम के साथ मोबाइल नंबर आ गया है। अब अगर आपको बोला जाए कि आपको नेम अलग करना है और कॉन्टेक्ट नंबर अलग करना है और डाटा बहुत सारा हो, यहाँ तो 21 रिकॉर्ड्स ही हैं लेकिन 1000 2000 रिकॉर्ड हो, तो अगर आप ऐसे देख देख कर टाइप करेंगे, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ RHUL और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दूं, फिर दूसरे का यहाँ पर एंटर करूं, फिर मोबाइल नंबर एंटर करूं, तो इससे काफ़ी सारा टाइम लगेगा। अगर रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हुए हैं तो कम रिकॉर्ड है तो आप देखकर भी टाइप कर सकते हो। बट हमें जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फिल के अंदर फ्लैश फिल, इसकी हेल्प से हम इस काम को 1 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड टाइप कर लो अलग अलग। जैसे नेम मैंने अलग लिख लिया और कॉन्टेक्ट नंबर मैंने अलग लिख लिया। अब मैं यहाँ पर रखूंगा, फिल में जाऊंगा, फ्लैश फिल पर क्लिक करूंगा। देखो नाम एक ही बार में अलग हो गए। ऐसे में यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करूंगा, फिल में जाऊंगा और फ्लैश फिल पर क्लिक करके देखो एक ही बार में मोबाइल नंबर भी अलग हो गया। तो इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। अगर डेटा आपको एक साथ मिल गया है एक ही सेल के अंदर और आप उसे अलग अलग कॉलम में करना चाहते हो तब आप फ्लैश फिल की हेल्प ले सकते हो। एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। इसके अंदर मुझे फुल नेम मिला है, मतलब फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है एक ही सेल के अंदर, ठीक है। रो वाइज डेटा है। अब टास्क क्या दिया गया है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने, और अगर आप अगेन देख कर लिखोगे तो काफी टाइम लगेगा। कब? जब डाटा बहुत सारा होगा तब। तो अगेन हम फर्स्ट नाम तो लिखेंगे, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम लिख देता हूं और अब क्या करूंगा, फर्स्ट नेम पर जाऊंगा, यहां पर रखूंगा, फिल में जाकर फ्लैश फिल पर क्लिक करूंगा। देखो फर्स्ट नेम अलग हो गया। ऐसे मैं लास्ट नेम सेलेक्ट करूंगा, फ्लैश फिल में जाऊंगा, देखो लास्ट नेम अलग हो गया। एक और जबरदस्त एग्जांपल देता हूं मैं आपको फ्लैश फिल का। कई बार देखो हमें इस तरीके का डेटा भी मिल जाता है। जैसे देखो नेम है हमारे पास, एड्रेस है और मोबाइल नंबर है, 3 अलग अलग कॉलम में, तीनों में डेटा है। और अब आपसे बोला जाए कि आपको क्या करना है, कंप्लीट एड्रेस बनाना है जिसमें नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर एक साथ लिखे हो। और अगेन अगर आप देख देख कर टाइप करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कब? जब रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा होंगे तब। तो इस काम को करेंगे हम फ्लैश फिल की हेल्प से। केवल एक रिकॉर्ड लिख लेंगे। पहली लाइन तो लिखा है मैंने देखकर, राहुल शर्मा, उसका एड्रेस हो गया जयपुर राजस्थान, मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अब बस फ्लैश फिल में जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा, एक ही बार में एड्रेस बन गया कंप्लीट।
ठीक है, इस तरीके से भी आप फ्लैश फिल को यूज कर सकते हो। जब आपको डेटा मिलाना हो तब भी आप यूज कर सकते हो और डेटा अलग अलग करना हो तब भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको अगला ऑप्शन बताता हूँ जो कि है शॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलता है शॉर्ट A to Z ऑर्डर। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन की हेल्प से अपने डेटा को A to Z ऑर्डर यानी A to Z ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए मेरे पास ये जो डेटा सेट है इसके अंदर जो यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं ये A to Z ऑर्डर में अरेंज नहीं है। अगर होते तो पहले नाम अंजलि का आता, लेकिन ऐसा ये डेटा अरेंज नहीं है। अब अगर आपसे बोला जाए या आपको ऐसी जरूरत पड़े कि आपको जो नेम है उसे A to Z ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, फिर जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर और यहाँ पर A to Z ऑर्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए डेटा ऑटोमेटिक A to Z ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसके बाद अगर आपको डेटा को Z to A ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करते ही शॉर्ट पर क्लिक करना है। देखिए डेटा Z to A ऑर्डर में अरेंज हो गया और अमन, अमित, अंजलि का नाम लास्ट में आ गया, यानी A वाले नाम लास्ट में आ रहे हैं। इसके बाद देखिए आपको शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ही कस्टम शॉर्ट का ये ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही देखिए ये वाली विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आपको आपने जो डेटा रेंज सेलेक्ट कर रखा है उसके सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। आप यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करके वैल्यू वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, कलर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट वाइज सॉर्ट कर सकते हैं और अपनी एक कंडीशन बनाकर सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी मेरे पास जो डेटा है वो वैल्यू का है, इसलिए मैं यहाँ से सेल वैल्यूज रखता हूँ और यहाँ से ऑर्डर के अंदर A to Z रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो इससे भी डेटा A to Z ऑर्डर में ही अरेंज होता है। बाकी आप कलर वाइज फॉन्ट वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ही एक्सेल का एक मोस्ट यूजफुल फीचर बता रहा हूँ जिसका नाम है फिल्टर। अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे यानी आप अगर एक्सेल को रियल में किसी डेटा पर यूज करेंगे तब तो ये मान लो आपके फिल्टर बहुत काम में आएगा, क्योंकि इसके बिना बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या काम करता है। तो फिल्टर को समझाने के लिए मैंने एक डेटा सेट तैयार कर रखा है। अब देखिए मैं समझाता हूँ पहले आपको कि करने क्या वाले हैं हम। मान लो हमें कंपनी में इस तरीके का डेटा मिल जाए। अब डेटा देखो कई तरीके का हो सकता है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब वो डेटा बहुत सारा हो, अभी तो मेरे पास 21 रिकॉर्ड थी, अब बहुत सारा डेटा होता और मुझसे बोला जाए कि ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट बनाओ, यानी उन डेटा को अलग करो जो केवल दिल्ली से आते हो। तो एक एक को ढूंढकर अलग कैसे करेंगे, इसमें तो पुणे वाले भी हैं, इसमें मुंबई वाले भी हैं, ठीक है। तो अलग करने में हमें बहुत टाइम लगेगा अगर हम कोई मैनुअल तरीके से करेंगे तो इस केस में हम फिल्टर की हेल्प लेंगे। मान लो हमसे बोला जाए कि ऐसे एम्प्लॉय का प्रिंट निकाल के लाओ जो कि सेल्स डिपार्टमेंट से आते हो, तो इन सब कामों को करने के लिए हम फिल्टर की हेल्प लेते हैं। फिल्टर क्या करता है, एक जैसे डेटा को कलेक्ट करके अलग से दिखाता है। तो फिल्टर लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर और यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है। फिल्टर पर क्लिक करते देखिए आपको ऊपर इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। अब सबसे पहले मैं सिटी वाइज आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे जहाँ सिटी वाला कॉलम है, इसके अंदर सेलेक्ट ऑल हटाएंगे और जो हमसे मांगा जाए वो हम फिल्टर करके दे देंगे। जैसे हमसे बोला गया है कि दिल्ली वाले एम्प्लॉय की लिस्ट बनाओ, तो हम यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो ओनली उस पूरे डेटा में से वही एम्प्लॉय हमें सामने दिखाई देंगे जो दिल्ली वाले हैं। अब चाहे तो इनका हम प्रिंट निकाल सकते हैं या इनको कॉपी करके अलग से शीट में डाल सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। फाइल में जाकर देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ओनली दिल्ली वाले एम्प्लॉय का ही डेटा सामने दिखाई दे रहा है। अब सारा डेटा वापस लाना हो तो वापस से हम यहीं क्लिक करेंगे जहाँ सिटी वाला कॉलम है, सेलेक्ट ऑल करके ओके करेंगे, दिल्ली वाले आ गए। तो नॉट ओनली दिल्ली, आप सिटी वाइज फिल्टर कर सकते हैं। जैसे पुणे वाले देखने मुझे, मैंने ओके करा, पुणे सेलेक्ट करके ओनली पुणे वाले आ गए। वापस से सारे लेकर आता हूँ। देखिए फिल्टर बहुत काम का ऑप्शन है। जब आप किसी रियल डेटा पर काम करेंगे ना तो आप वहां पर बार बार इसे यूज करेंगे, देख लेना। अब मैं आपको डेजिग्नेशन वाइज फिल्टर करके दिखाता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटाता हूँ। मान लो हमें मैनेजर्स को अलग से देखना है या उनका प्रिंट निकालना है, तो मैंने यहाँ से मैनेजर सेलेक्ट करा और ओके करा। तो ओनली हमारे सामने वही डेटा आएगा जो मैनेजर का है। तो ये अलग अलग तरीके से रिपोर्ट बनाने के लिए काफी यूज में लाया जाता है। जैसे हमसे बोला जाए कि ओनली सेल पर्सन का डेटा हमें दिखाओ, तो यहाँ से हम ओनली सेल्स पर्सन को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो डिपार्टमेंट वाइज हमने फिल्टर करा है। तो बहुत तरह तरीके से फिल्टर किया जाता है कंपनीज में डेटा। कुल मिलाकर बस आपको फिल्टर यूज करना आना चाहिए। जैसी भी रिक्वायरमेंट हो फिल्टर की, आप अपने डेटा को फिल्टर करो और उसका प्रिंट निकालो या अलग से सेव करके आप रिपोर्ट बनाकर दे दो। इसके बाद यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट का ये ऑप्शन है। फाइंड की हेल्प से आप किसी भी रिकॉर्ड को अपनी शीट में ढूंढ सकते हैं। बस आपको वो कीवर्ड देना है जो आपको ढूंढना है। जैसे मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ फाइंड को ओपन करने के लिए, कंट्रोल के साथ F दबाता हूँ
तो देखो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस वाली विंडो ओपन हो गई। अब मुझे मान लो किसी पर्सन का नाम ढूंढना है, बहुत सारे नाम है इसमें, तो मैं यहाँ पर नाम एंटर करके भी ढूंढ सकता हूँ। मैंने यहाँ पर प्रिया मिश्रा एंटर करा और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करा तो देखो इसने मुझे यहाँ पर हाईलाइट करके बता दिया प्रिया मिश्रा हमारे पास यहाँ पर है, एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास, इसने हमें बता दिया। ठीक है, इसी के अंदर हमें रिप्लेस का ही ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए हमने शीट के अंदर एंट्री करते वक्त गलती से कई जगहों पर एक जैसी एंट्री कर दी है, बाद में हमें पता चला कि इसको किसी पर्टिकुलर टाइप की एंट्री से बदलना है, तो उस केस में आप रिप्लेस की हेल्प ले सकते हैं। रिप्लेस में जाना, यहाँ पर आप उस एंट्री को लिख देना जो आपने गलती से कई जगह पर लिख दी है। रिप्लेस विथ में आप वो नई एंट्री लिख देना जो आप बदलना चाहते हैं, और जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करोगे तो सब दूर वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको दिल्ली की जगह कोई दूसरी सिटी एंटर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइंड वॉट में दिल्ली लिख देता हूँ और नीचे रिप्लेस विथ में मैं नई सिटी का नाम दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर भोपाल लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे जहां पर भी दिल्ली लिखा था वहां पर भोपाल हो गया है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं और फाइंड से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। ये वीडियो मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया था। अब अगर आप एक्सेल को थोड़ा एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा जिसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो अभी देखिए मैंने जो एक्सेल का कोर्स बनाया है इसकी प्राइस जस्ट 199 रुपीज है। कोर्स पर अभी 80% का ऑफ चल रहा है। फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और आपको समय के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको इसके अंदर के मॉड्यूल दिखा देता हूँ। अभी तक इस कोर्स के अंदर 20 मॉड्यूल्स और 15 वीडियोस अपलोड कर दिए गए। इस कोर्स के अंदर धीरे धीरे और भी वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। एक समय बाद ये कोर्स बहुत एडवांस कोर्स बन जाएगा। और अगर आपने अभी जस्ट 199 की पेमेंट कर दी तो कोर्स कितना भी बड़ा हो जाए आपके लिए यही प्राइस रहने वाली है और हमेशा इसके अंदर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे होंगे तो हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए। तो अभी सही समय इस कोर्स में एनरोल करने का, आप एनरोल कर लें और आप एडवांस एक्सेल के टॉपिक सीखना स्टार्ट कर दें। और अगर आप एक्सेल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओनली एक्सेल से रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो आपको एक्सेल में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप फ्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने एक्सेल पर ऑलरेडी एक वीडियो और बना रखा है जिसमें मैंने आपको इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इन सब के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शंस को कवर कर रखा है। तो आप फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक और फ्री वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।